नीट, जेईई, पीसीबी, पीसीएम सह फाउंडेशनची तयारी आता एकाच छताखाली. कोणाळे क्लासेस, नांदेड. हाय बच्चों, वेलकम इन केसीसी कोनारे कोचिंग क्लासेस. आज मैं डीएल पाटिल सर एंड बॉटनी के हमारे एक्सपर्ट आयुष सर. तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर का एनालिसिस एंड इसमें हम लोग वन बाय वन आपको हर क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर साथ में डिस्कस करते जाएंगे. आप लोगों ने बिल्कुल फोकस करते हुए हर एक पॉइंट टू पॉइंट को स्टार्ट करना है और जो भी चीज यहाँ पे आंसर दी जाएगी आप ऐसे समझ के चल सकते हैं दैट विल बी द फाइनल आंसर की. यस ओके ओके. तो चलिए सर स्टार्ट करें. तो नीट का एग्जाम तो हो गया बच्चों. पेपर बायो का थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, मगर एनसीईआरटी बेस्ड था, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था. तो उसका हम आज पूरा का पूरा डिटेल क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन करने वाले. सो स्टार्टिंग में बॉटनी के कुछ क्वेश्चन है तो स्टार्ट करेंगे आयुष सर. आओ आयुष सर, स्टार्ट इट. तो बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स. ओके, यहां देखो बेटा क्या दिया है हमारे पास कि जो रूट होती है, रूट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर. बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑल्टरनेट मैनर है मतलब रेडियल वेस्कुलर बंडल की बात की है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड बोला गया है कॉन्जॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल. अब देखो कॉन्जॉइंट और क्लोज है बच्चों, तो ये सिंपल सी बात है, ये मेरे पास फ्लोएम है, ये मेरे पास जाइलम है, बीच में क्या नहीं होगा बेटा, कैम्बियम नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते थे, क्लोज. इसको क्या बोला था, फ्लोएम, इसको क्या बोला था, जाइलम. तो यहां लिखा है कॉन्जॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट पोजेस जाइलम, कैम्बियम. बिल्कुल सही है. तीसरी कंडीशन क्या बोली है, द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम पोजेस एंडार्च. एंडार्च प्रोटोजाइलम होता है, ठीक है. इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. राइट, अगर ये ऐसा होगा तो हम लोग इसको ओपन बोल देते थे. बिल्कुल ठीक है. लास्ट हमारे पास ऑप्शन है इन मोनोकोट रूट. मोनोकोट रूट के अंदर बच्चों हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी पॉली आर्क. पॉली आर्क कंडीशन है देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स. तो आप लोगों को जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी जिस कोड की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं दैट इज T2 कोड. पहला ही क्वेश्चन बॉटनी का बोनस है. पहला ही क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में बोनस है. 5 की 5 स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही दे रखी हैं और ऑप्शंस में एक भी सेट नहीं बैठ रही है. दैट इज द वन एंड ओनली क्वेश्चन दैट इज शोइंग द बोनस. राइट, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट रहेगा आप लोगों का दैट विल बी एंटायरली बोनस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है बच्चों इसके बाद हमारे पास. यहां लिखा है बच्चों, देखो बहुत ज्यादा क्रिटिकल वे से एनसीईआरटी से एनटीए ने क्वेश्चन उठाया. देखो क्या लिखा है, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया. सबसे पहली चीज, थॉर्न बेटा लीफ की मॉडिफिकेशन नहीं है, स्टेम की है. तो ये स्टेटमेंट गलत. हमें करेक्ट बताना है. एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन द कुकुम्बर एंड पंपकिन. बिल्कुल ठीक है, सही है. अब देखो स्टेम इज फ्लैटेंड. जो स्टेम है हमारे पास दैट इज फ्लैटेंड फ्लैशी इन ओपनशिया. ओपनशिया बोले तो जीरोफाइटिक प्लांट, हाँ फ्लैटेंड हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का काम करती है. थर्ड ऑप्शन भी सही है. राइजोफोरा, याद होगा बच्चों मैंने तुम्हें पढ़ाया था मैनग्रूव प्लांट्स है ना. राइजोफोरा, सोनेरेशिया, एविसिएना, हेरिटिएरा, दीज ऑल आर द मैनग्रूव प्लांट्स. तो यहां पे लिखा गया ये वर्टिकली अपवर्ड होते हैं. बिल्कुल होते हैं बेटा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूमैटोफोर्स. लास्ट लिया है सब एरियल ग्रोइंग मॉडिफिकेशन. बार बार कितनी बार पढ़ा हम लोगों ने, रनर, स्टोलोन, सक्कर, ऑफसेट. चारों की चारों कंडीशन के अंदर क्या चीज दिख रही थी बेटा, ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी. राइट, ये दोनों की दोनों कंडीशन है. ये तो वेस्टर्डी प्रोपगेशन का एग्जांपल है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली एनसीईआरटी भी है, लेकिन थोड़ा सा इसको चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 12 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के साथ मॉर्फो को लिंक करके क्वेश्चन बनाया. अब ये इसमें से देखो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास वो गलत है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जैक्टली बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आएगा सेकंड. तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे, डीएल सर हमारे साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे वाला ये, दैट विल बी द सेल डिवीजन क्वेश्चन. सर हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन फ्रॉम सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वाला क्वेश्चन है. ठीक है ना. सो एनसीईआरटी के अंदर वहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट वाली स्टेज है बच्चों, उसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो स्टेजेस दिए वहाँ पे बायवैलेंट वाला स्टेज है समझो, क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनलाइजेशन, साइनोप्टेनिबल कॉम्प्लेक्स एज इट इज वहाँ पे लाइन टू लाइन दिया गया क्वेश्चन है. सो इन दिस क्वेश्चन हियर इज अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोडुल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय. सो इसका जो आंसर है यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है बच्चों, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे दो क्रोमोसोम के अंदर हो जाएगी
आएगी, सो दैट पॉइंट को हम बोलेंगे वहां पे जो स्ट्रक्चर आएगा जिसका नाम होगा रिकॉम्बिनेशन नोडल, सो आंसर विल बी सेकंड करेक्ट। ओके, चलो उसके साथ यहाँ पे एक जेनेटिक्स का बहुत भारी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके ऑल पॉइंट्स ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, दिस इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन गाइस। सो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए वाले और उसके अंदर आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसका ऑप्शन आपको टिक करना है बच्चों। सो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट है यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, बराबर है ना। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम के अंदर आपने देखा होगा या डीएनए का मटेरियल जो पैकेजिंग होता है उसके अंदर की जो यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन ये दो टर्म उसके अंदर आ जाएंगे। सो यूक्रोमेटिन जो होता है जहाँ पे पैकेजिंग थोड़ी सी लूज होती है वो लाइटली पैक होता है और वो जेनेटिकली एक्टिव वाला कंटेंट होगा, ठीक है, लाइट स्टेन होता है। सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, बच्चों ये उसके अपोजिट है। हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में यदि हम देखते हैं तो वहां पे पैकेजिंग उसकी डेंस होती है और वो जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट होता है क्रोमोसोम का। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी देखा था कि हेट्रोक्रोमेटिन का कंटेंट बहुत ज्यादा उसके अंदर पाया गया है। सो ये जेनेटिकली एक्टिव नहीं होता है, मगर यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है कि हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, सो दिस इज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टेमर इज रैप्ड बाय द नेगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल ऑन द न्यूक्लियोसोम। आपने हिस्टोन ऑक्टेमर देखे होंगे, उसके अंदर 8 मॉलिक्यूल होते हैं H2O पूरे हिस्टोन प्रोटीन के, उसको हमने वहां पे देखा था स्ट्रक्चर में। और उसके बाजू में नेगेटिवली चार्ज डीएनए की कॉइलिंग होती है, उसको हम बाद में उसको हमने न्यूक्लियोसोम बोला था। सो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा यहाँ पे। हिस्टोन प्रोटीन यदि हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें 2 बेसिक अमीनो एसिड दिखते हैं जिसका नाम है लाइसिन एंड अर्जिनिन। सो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा बच्चों। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट 400 बेस पेयर, यदि हम टिपिकल न्यूक्लियोसोम की बात करें तो उसके अंदर 200 बेस पेयर दिया जा रहा। कुछ जो कोर वाला डीएनए था, कोर के ऊपर 154 बेस पेयर और उसके बाद जो लिंकर वाला उसके अंदर 46 ऐसा कुछ तो वहां पे नंबर एनसीईआरटी में मेंशन था। सो अकॉर्डिंग टू अबव दिस स्टेटमेंट यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, उसके बाद सेकंड वाला इनकरेक्ट है, सो थर्ड वाला करेक्ट है और उसके बाद लास्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सो सॉरी लास्ट नॉट, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये लास्ट जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। यदि हम ऑप्शन में देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेनेटिक्स। ओके, आ जाओ आयुष सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष सर लेंगे। ओके, तो हमारे पास अगले वाला क्वेश्चन बेटा फोटोसिंथेसिस से है, बहुत ज्यादा सिंपल। थोड़ा सा अगर किसी को डायग्राम अच्छे से याद होगा ना C4 साइकिल का, विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल लेगा इसको। देखो बेटा, तुम लोगों को मैंने कितनी बार बताया कि जो हमारे पास C4 साइकिल होती है, C4 प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है बेटा, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहां लिखा है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ओके डन, ये है, एंड इट इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। जब C4 साइकिल बनाते हैं, थोड़ा सा दिमाग के अंदर अगर हो तो इस तरीके से 2 तरीके के सेल्स बनाए थे बच्चों। एक सेल का नाम लिखा था मेसोफिल सेल और दूसरे वाले का नाम लिखा था बंडल शीथ सेल। तो मेसोफिल सेल के अंदर ही तो ये CO2 आता है, याद होगा, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में आता है और ये पेप के ऊपर मिल जाता था और ये क्या बनाता था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट विल बी अ 4 कार्बन कंपाउंड। दूसरा ऑप्शन देखो क्या दिखा, बहुत ज्यादा सिंपल, मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को। जो ये मेसोफिल सेल है C4 प्लांट का, इसके अंदर रुबिस्को नहीं होता। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल चलती है। C3 साइकिल कहां चलती है, बंडल शीथ सेल के अंदर। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही बच्चों तुम्हारे पास बिल्कुल सही है। सो द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। चलिए आगे चलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन बेटा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। देखो बहुत ज्यादा हल्का सा क्रिटिकल, एक छोटा सा वर्ड कई बार इन पूरे के पूरे क्वेश्चन को खराब कर सकता है तुम्हारा। देखो कितना अच्छे से लिखा है, एनसीईआरटी है, कुछ बाहर से नहीं है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, द पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग अबायोटिक। ठीक है, बिल्कुल सही, हमें इनकरेक्ट देखना है बेटा, बिल्कुल सही है। एनिमोफिली मोस्ट कॉमन अबायोटिक पॉलिनेशन, राइट। फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फाउल ऑर्डर एंड टू अट्रैक्ट द फ्लाइज, एंटोमोफिली। इंसेक्ट बोले तो एंटोमोफिली, बीटल्स एंटोमोफिली। ठीक है, तो एंटोमोफिलस जो फ्लावर होता है वो थोड़ी सी फाउल स्मेल क्रिएट करता है सो दैट पॉलिनेटर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। बिल्कुल सही आ गया। तीसरा देखो क्या लिखा है, मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेटिंग, नहीं नहीं नहीं, दे आर मोस्ट कॉमन। एक वर्ड मोस्ट डोमिनेंट, यहां से हो गया पूरा आंसर खराब। अगर ये मोस्ट कॉमन होता तो ये सही होता। यही आंसर आएगा बेटा इसका इनकरेक्ट।
अगर आगे वाला भी देखना है तो याद होगा, आपने पढ़ा है हाइड्रोफिली दो टाइप की होती है, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। बच्चों एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली बोले तो हाइड्रोफिली, और हाइड्रोफिली जो है वो बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बहुत रेयर होती है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चले आगे हमारे पास ये जो आगे क्वेश्चन आ गया बेटा, दैट इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, उसमें देखो क्या क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें भी एक वर्ड काम खराब कर सकता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो इथिडियम ब्रोमाइड होता है वो ऑरेंज कलर का स्टेन होता है, दैट जनरली इंटरकैलरेट इनटू द नाइट्रोजनस बेसिस, है ना। यहां देखो कितना क्या दिया है कि लिखा है हमें नॉट ट्रू, हमें फॉल्स स्टेटमेंट का बताना है बेटा, किसके अकॉर्डिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, बिल्कुल ठीक, इट इज अ डाई, ये काम करता है। चलो दूसरा देखो, द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से सुनना, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमा कलर, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स, ना जी ना, ब्लू कलर नहीं होंगे, ऑरेंज कलर के होंगे, यही स्टेटमेंट गलत है। तसल्ली करनी है तो उसके लिए अगली स्टेटमेंट भी देखो, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए आर ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू द यूवी लाइट, बिल्कुल ठीक, प्योर एनसीईआरटी की लाइन, कुछ बाहर से नहीं है। आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड इज नोन एज इल्यूशन, अगेन प्योर एनसीईआरटी। सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट हियर, राइट, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा है, दैट इज द राइट आंसर। चलो एक और आगे देखो, अगले वाला क्वेश्चन कहां से डाला बच्चों, बायोडाइवर्सिटी। ज्यादा टेढ़ा नहीं किया इन लोगों ने, बायोडाइवर्सिटी में डालने के लिए बहुत सारा डाटा था, लेकिन एनटीए तुम्हारा भला ही चाहता है कहीं ना कहीं। देखो क्या डाला है इन्होंने, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन, ये चारों की चारों चीजें क्या करा सकती है, सिंपल सी बात है बेटा, ये सारी की सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी लॉस करा सकती है। व्हाट आर दीज, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये कौन कौन से फैक्टर्स है ये तुम लोगों ने देखा, बायोडाइवर्सिटी लॉस के फैक्टर लेके एनसीईआरटी की लाइन छाप दी। इजी था क्वेश्चन, कोई नॉर्मल नहीं था, इंटरमीडिएट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो कहां से आया तुम्हारे पास बॉटनी का, मैंने तुम्हें क्लास में इतनी बार बोला था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हार्मोन्स को अच्छे से पढ़ लेना, तो जिस बच्चे ने मेरी बात मानी होगी वो मुझे अभी दुआएं दे रहा होगा, जिसने मेरी बात नहीं मानी होगी वो अपने आप को गालियां दे रहा होगा, वो मुझे तो नहीं दे सकता है। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है कि जो कुकुम्बर है, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। ठीक है, कुकुम्बर जो बन रहा है बहुत सालों से, उससे काफी ज्यादा हद तक हम लोगों को एक तरीके से प्रोडक्टिविटी मिलती है। कौन सा ऐसा फाइटो हार्मोन है, ऐसा कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसने की जिस हार्मोन ने यील्ड को इंक्रीज कर दिया, क्यों, क्योंकि वो फीमेल फ्लावर बनाता है। कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर बनाने का काम इथाइलिन का होता है बच्चों, दैट इज अ कैसियस हार्मोन। एग्जैक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन इथाइलिन। इससे आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट फिर भी अगर देखा जाए क्वेश्चन क्या बेटा कहां से आया, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कहां का क्वेश्चन है बच्चों, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तुम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी, याद होगा थोड़ा सा, अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहां पे पायरुविक एसिड बेटा वो बनता है, राइट। तो क्या किया था हम लोगों ने उस टाइम, जरा ध्यान से सुनो, ग्लूकोज जो था वो 6 कार्बन था, 10 स्टेप से होते हुए हम लोगों ने तोड़ दिया था ग्लूकोज को, 2 मॉलिक्यूल बनाए थे बच्चों पायरुविक एसिड के। इस पूरी की पूरी साइकिल में स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 10, दोनों स्टेप पे 2-2 एटीपी बनते थे, राइट। स्टेप नंबर 1 पे 1 एटीपी टूटता था, स्टेप नंबर 3 पे 1 एटीपी टूटता था, टोटल कितने एटीपी रह गए, 2। ये हमारे दिमाग में आएगा नेट गेन, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेट गेन नीट वालों ने, एनटीए वालों ने नहीं दिया। तो मतलब कि अब यहां पे कंफ्यूजन है कि आंसर 2 आएगा या 8 आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर इसका आंसर देखा जाए दैट विल बी 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये आया बेटा हमारे पास कहां से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्लोज रहते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल होते हैं, क्लोज रहते हैं, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। तो अगर ये हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो उसको तो ऑटोगैमस फ्लावर बोलते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। बिल्कुल सही है। क्लिस्टोगैमी की सेकंड स्टेटमेंट बोलता है बच्चे, जो क्लिस्टोगैमी है वो एक डिसएडवांटेज भी शो करती है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकती, यहां पे वेरिएशंस नहीं ला सकते हम लोग। ये भी सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा,
बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर एग्जैक्टली करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इतनी बार पढ़ा है, ऐसे टेबल को, एल्गी वाले टेबल को ऐसा रट्टा मार के रखा था, कहीं से भी आ जाए हमारा गलत नहीं होगा। होप सो किसी बच्चे ने भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं किया होगा। हाइड्रोकोलॉइड जो वाटर को होल्ड करके रखता है बेटा, कैरागन, कैरागन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेड एल्गी। एल्जिन और एल्गिन जो भी तुम कहते हो, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी का अनदर नेम रोडोफाइसी। आगे आंसर, जो हाइड्रोकोलोइडल कैरागन है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोडोफाइसी ओनली, रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। चलो गर्लिंग एक्सपेरिमेंट, अरे भाई गर्लिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं था, इसका एक और नाम बताया था रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। बार्क को रिमूव कर देना होता है ना। बार्क के अंदर क्या चीजें होती है बेटा, दो चीजें होती हैं, बताया था मैंने तुम्हें। एक होता है पेरिडम जिसकी सबसे बाहर होती है फैलम, फिर फेलोजन, फिर फेलोडम, 3 लेयर्स होगी बेटा। उसके अंदर होता है प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। अगर तुम प्लांट से फ्लोएम को रिमूव कर दोगे तो जो फूड है वो लीफ से होते हुए क्या रूट तक पहुंचेगा, नहीं ना। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, बल्क ट्रांसपोर्ट। एग्जैक्ट आंसर इज फूड इज ट्रांसपोर्टेड, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बहुत प्यारा बनाया बेटा, फिर से एल्गी से बनाया, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन बनाया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। देखो आराम से देखो, यूलोथ्रिक्स कौन सी एल्गी है, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है बेटा, दैट इज स्टार्च, पायरिनोइडल स्टार्च। यहां लिखा मैनिटोल, पहला ही ऑप्शन गलत। एग्जैक्ट आंसर पूछा गया था इनकरेक्ट, एग्जैक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखो, पोरफायरा रेड एल्गी, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी, स्टार्च, ठीक है। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, फ्यूकोजेंथिन, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यहां पे आ गया हमारे पास फर्स्ट। आगे क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से हमें क्या पता चलता है, वीएनटीआर से हमें क्या पता चलता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। क्या पता चलता है, सिंपल सी बात, किस किस जगह पे यूज किया जा सकता है बेटा, जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, पैराग्राफ में 3rd या 4th लाइन दे रखी है, एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चन बना दिया। चलेंगे और आगे चलेंगे। अगले वाला क्वेश्चन कहां से बना बेटा, मिनरल न्यूट्रिशन से। इसका तो हमें पहले ही पता है, मैग्नीज क्या करता है, रेस्पिरेशन में काम करता है। सॉरी, मैग्नीशियम क्या करता है, रेस्पिरेशन में काम करता है। हेक्सो काइनेज, काइनेज काइनेज जितने भी एंजाइम थे सब जगह पे एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा था, मैग्नीशियम। मैग्नीज क्या करता था, फोटोसिंथेसिस में, मुझे लगता है हम लोगों ने कुछ पढ़ा था यार, फोटोलिसिस ऑफ वाटर सुना होगा कभी। वाटर जो होता है उसकी स्प्लिटिंग करेगा 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। इसको कौन करता था, मैग्नीज। और अगर मैग्नीज नहीं होता तो क्लोरीन भी कर सकता था, लेकिन ऑप्शन में क्लोरीन नहीं है। बोरोन का सिर्फ एक फंक्शन हमें बहुत अच्छे से याद है, बोरोन बेटा पोलन ट्यूब की पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन का काम करता है। और आयरन क्या करता है, कैटालेज एंजाइम का एक्टिवेटर है। तो अगर हम लोग इसको एग्जैक्ट ऑप्शन देके मैच करते हुए तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बेटा वो हमारे पास एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट मिलेगा। चलिए इससे आगे वाला क्वेश्चन आपके साथ पाटिल सर डील करेंगे बेटा। दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। प्लीज सर आइए। चलो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ये चैप्टर से 6 क्वेश्चन आए थे इस साल, ठीक है। ये इसमें का सेकंड वाला क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगन एज सुन एज। एनसीईआरटी यदि आप देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर सीधा एक लाइन है वहाँ पे, व्हेन स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, व्हाट इज राइबोसोम के अंदर आपने 2 सब यूनिट देखे होंगे, एक लार्जर एंड स्मॉलर। जब स्मॉलर सब यूनिट जो होता है ना राइबोसोम का, किसके साथ ज्वाइन करेगा, एमआरएनए के साथ ज्वाइन करेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो आंसर इसके अंदर ऑप्शन यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर एमआरएनए, लार्जर का कोई रोल नहीं हो, अटैचमेंट में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ Mg++, मगर प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगा वहाँ पे। बोथ सब यूनिट ज्वाइन टुगेदर टू बाइंड द एमआरएनए। एमआरएनए तो स्मॉलर के ऊपर ही बाइंड होता है। टीआरएनए इज एक्टिवेटेड एंड द लार्जर सब यूनिट राइबोसोम एनकाउंटर, सो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर द एमआरएनए। सो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट वन। और ये एनसीईआरटी के अंदर ऑलरेडी एज इट इज लाइन टू लाइन दिए गए वाला क्वेश्चन होगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर होगा 4। प्लीज सर। ओके बच्चों, इसके आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास एनवायरमेंटल इश्यूज है ना, लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 वहां से पूछा गया। क्या है देखो, बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा, ज्यादा दिक्कत करने वाला क्वेश्चन नहीं था। द डिवाइस विच कैन रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट।
अरे 99% अराउंड जो भी हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर होता है उसको कौन निकालता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। कुछ याद होगा शायद ही, इसमें वायर्स होती हैं, कोरोना, डिस्चार्ज कोरोना होता है ना? तो एग्जैक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अगले वाला क्वेश्चन मॉर्फो, बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन किसमें होती है? दिमाग तो लगाना ही नहीं है, सिंपल सा छोटा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। फैबेसी, लेग्यूमिनोसे, सब फैमिलीज, पेपिलोनेटी, मिमोसिडी, सीजलपिनॉइडी, सब लिखाया था मैंने तुम्हें। मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक होता है। जितने भी फैबेसी के मेंबर होंगे बच्चों वो क्या होंगे? जाइगोमॉर्फिक, है ना? तो गुलमोहर एंड केशिया दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? फैबेसी से, ठीक है जी। दतूरा एंड चिली सोलनेसी का मेंबर है। तो यहां पे बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। बी एंड सी बोले तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब इसके बाद फिर से प्यारा सा क्वेश्चन ये आया बेटा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2। यहां लिखा है कि जो पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको कैरी मुलिस ने डिस्कवर किया था, जिसके 3 स्टेप्स होते थे, डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन, वो किस चीज के लिए यूज होता है बेटा? डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। हाँ ठीक है ना। व्हाट इज पीसीआर? सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। चलो पहली स्टेटमेंट, असर्शन इज राइट। रीजन देखो फिर से बहुत प्यारा। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैंने तुम लोगों को इसकी कंडीशंस पढ़ाई थी तो मैंने ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स पढ़ाया था, और मैंने वहां पे जब ट्रांसफॉर्मेंट्स के लिए प्लाज्मिड निकाला था बैक्टीरिया का, उस प्लाज्मिड में पीबीआर 322 के अंदर मैंने क्या किया था? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट को ऐड करा दिया था। बिल्कुल सही है, assertion is correct and reason is the correct explanation of assertion. फर्स्ट ऑप्शन, यहां पे नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहां पे एक छोटा सा गड़बड़ जो है वो हल्का सा है कि इस स्टेटमेंट को ना पूरा नहीं बोला। ये स्टेटमेंट को अगर हल्का सा चेंज किया जाता, ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट आगे फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विद सेलेक्टेबल मार्कर जीन, विद नॉन सेलेक्टेबल मार्कर जीन, इस तरीके से आना चाहिए था। ऑप्शंस ठीक है, आधे अधूरे हैं, रीजन जो है वो आधा अधूरा है। असर्शन तो हमेशा सही रहती है, तुम जानते हो। इसका आंसर करोगे आप, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे हम लोग जब एमसीक्यूज करते थे वहां बी ऑप्शन आता था, वैसे यहां पे नीट वालों ने इस क्वेश्चन को ऊपर नीचे शफल किया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। प्रीडेशन, प्यारा क्वेश्चन, कहां से आया? इकोलॉजी से। चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी, पहला पार्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहां क्या लिखा है बेटा हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द प्रीडेशन, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। अरे जब प्रीडेशन होगी, प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप, अगर प्रीडेटर बार बार प्रे को खाता जाएगा, प्रे खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ओवर प्रीडेशन लीड्स टू एक्सटिंक्शन, एनसीईआरटी की लाइन। दूसरा देखो, बोथ द इंटरएक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। सबसे पहली चीज यहां पे गड़बड़ क्या की? यहां पे मैंने क्या बताया था? प्रीडेटर एंड प्रे का रिलेशन था। प्रीडेटर का तो बच्चों फायदा है और प्रे का हमारे पास क्या है? नुकसान है। तो ये क्या दोनों का नुकसान हुआ? नहीं, दोनों नेगेटिव नहीं है ना बच्चों। तो यहां लिखे दोनों नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे। ना, एक का फायदा एक का नुकसान, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, सिंपल। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेल डिवीजन का, फिर पाटिल सर आपके साथ डील करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए सर प्लीज। यस, सो ये सेल डिवीजन वाला चैप्टर है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गए साल 5 क्वेश्चन आए थे, इस साल 4 क्वेश्चन आए ऑलरेडी। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सेल डिवीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर्स ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना, जो डॉटर वाले सेल है उसके अंदर सेम ही होता है, उसके अंदर हाफ नहीं होता है, ठीक है। सो उसके लिए वहाँ पे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम की जरूरत नहीं होगी। सो ये जो ऑप्शन है इसके अंदर देखो, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम जो होती है ना, सो विच ऑफ द, ये हमें इसके अंदर नहीं दिखेगी। पेयरिंग कहाँ की दिखेगी? मियोसिस के अंदर। यदि हम मियोसिस फर्स्ट देखते हैं ना, सो वहाँ पे हमें रिडक्शन डिवीजन आपने पढ़ा होगा, जो भी नंबर हमारा 2n होता है उसका कन्वर्सन n में होता है, और ये वाली स्टेप्स इधर नहीं है ना। सो यहाँ पे पेयरिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। सो आंसर विल बी सेकंड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से किससे आया बेटा? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बहुत इस बार ना बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के पीछे पड़ गए ये लोग, ठीक है ना। चलो अच्छा है, हमारा फायदा है, चैप्टर इजी है। यहां पे लिखा बेटा एक्स सिडू कंजर्वेशन कौन सा नहीं है? पहले तो यार याद रखो दोस्तों, एक्स सिडू कंजर्वेशन किसको बोलते हैं?
अगर कंजर्व कर रहे हो किसी चीज को आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, है ना, दैट इज एक्स टू कंजर्वेशन। अब देखो माइक्रो प्रोपगेशन किसको बोलते थे? टिश्यू कल्चर को, ठीक है, ये हो गया एक्सी2। क्रायो प्रिजर्वेशन कराते थे -196। इसको थोड़ा सा लिंक करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी में दिया है पॉलन ग्रेन को क्रायो प्रिजर्व करा सकते हैं, एक्सी2 कंजर्वेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ टेक्निक, एक्सी2 फर्टिलाइजेशन, एक्सी2 कंजर्वेशन। नेशनल पार्क, इन सीटू, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रूव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे के सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सारी की सारी क्या थी बच्चों हमारे पास? दे वर द एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाता है? फर्स्ट ऑप्शन। चलो और चलेंगे आगे। अब आएंगे हम लोग जेनेटिक्स पे। अब ये सर तुम्हारे साथ फिर से डील करेंगे बेटा, जेनेटिक्स नीट वालों की सबसे ज्यादा पसंदीदा चैप्टर में से एक। प्लीज सर आइए। जेनेटिक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर 7 क्वेश्चन कैरी करा इस साल, ठीक है, हो गए। गए साल इतने नहीं थे, इस साल ज्यादा आ गए, 7 आ गए, ठीक है ना। सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए बच्चों। इस साल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत बढ़ गए, क्योंकि यदि हमें थोड़ा सा पेपर स्ट्रांग बनाना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आ गए इस साल, मगर स्टेटमेंट एकदम इजी होती है कि यदि आपकी रीडिंग अच्छी है, समझो एनसीईआरटी वाली, आपकी कंसेप्ट यदि क्लियर है, स्टेटमेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है देखो, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आपने पी प्लांट के कैरेक्टर देखे होंगे, वहाँ पे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, याद आ रहा कुछ? हाइट ऑफ प्लांट्स, सीड शेप एंड सीड, और सेकंड में ऑलरेडी दिया वाला है, ठीक है। सेकंड वो 7 पेयर ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी करे वाले सेकंड स्टेटमेंट में। 7 कॉन्ट्रा कैरेक्टर्स एग्जामाइंड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट वेयर सीड शेप, ठीक है, एंड सीड कलर। आपने सीड शेप, सीड कलर एक कैरेक्टर देखा है वहाँ पे, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन है वहाँ पे, पॉड शेप है, पॉड कलर है, ठीक है, और उसके साथ हाइट ऑफ स्टेम। सो ये यहाँ पे ऑलरेडी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन के अंदर फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए वाले, मगर हमें ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की पढ़ाई करी और उसके बाद वो लॉज बनाए और यही कैरेक्टर थे वो। सो आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ओके प्लीज सर। ओके बच्चों, फिर से आ गए ये लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। प्लास्टिसिटी सुना होगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता है प्लांट अपनी एबिलिटी। इसका एक एग्जांपल भी पढ़ा होगा, हिट्रोफिली। हिट्रोफिली के 3 एग्जांपल पढ़े थे, तीनों आ गए, चौथा आ गया इनकरेक्ट। याद होगा कोरिएंडर, कोरिएंड्रम सेटाइवम लिखाया था मैंने। बटरकप, रेननक्यूलस, रेननक्यूलस क्लेरेटस लिखाया था। मेज के अंदर कभी नहीं पढ़ा, मेज के अंदर कभी भी प्लास्टिसिटी नहीं पढ़ी, मोनोकॉट है, कभी नहीं होता। कॉटन, कॉटन के अंदर भी पढ़ी थी, गॉसिपियम, है ना। तो यहां पे जो प्लास्टिसिटी का लिखा है कौन सा करेक्ट नहीं है, ये नहीं है भाई प्लास्टिसिटी का एग्जांपल। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा बच्चों, दैट विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट विल बी द एग्जैक्ट आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन फिर रेस्पिरेशन से। प्लांट फिजियो के पीछे पड़ गए इस बार ये लोग हाथ धो के, बहुत अच्छा ही हो गया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो एक बार काम करना, अपनी डीपीपीज ओपन करना, 4 या 5 बार सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट करके दिया था तुम्हें, ये कि जो यीस्ट है 7% से ज्यादा अगर हो गया इसके अंदर, तो ये क्या कर देगा, अपने आप को पॉइजन कर लेता है। लिखा है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है ना। अब यहां पे लिखा कितनी एनर्जी, लेस देन 7, उससे ज्यादा हुई तो दिक्कत। चलो इसके आगे फिर से आ गया हमारे पास, ये कौन सा है देखो, प्यार से देखो, दैट इज अगेन फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। The gaseous plant regulator is used in plants too। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट चलूंगा, एनसीईआरटी की लाइन है। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करा देता है, रूट हेयर बना देता है, वही चीज है। इट प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सर्विस। 100% ऑथेंटिक आंसर, यही आंसर आएगा इसका, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली है। चलेंगे, हाँ ये क्वेश्चन मेरा पसंदीदा बेटा, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। मैक्सिमम जनता इंडिया की बच्चे जो हैं इसमें हो गए कंफ्यूज। कैसे हुए कंफ्यूज, अब देखो जरा प्यार से देखना इस क्वेश्चन को। यहां लिखा है हमें नॉट करेक्ट बताना है, जो ऑब्जर्व नहीं होता किसमें बच्चों, एपोप्लास्ट में। द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो मूवमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं करती क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है ना। इंटरसेलुलर स्पेस एंड डेड स्पेस में होती है, ये तो सही हो गया, हमें तो गलत बताना है। द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, गलत।
एपोप्लाज्म में मूवमेंट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से तो तब होगी ना जब वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू तो सिम्प्लास्ट मूव करता है। गलत ऑप्शन है, यही आंसर आना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज हो गए, देखो आगे, एपोप्लास्ट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द वाटर मूवमेंट, ये भी सही है। एपोप्लास्ट बैरियर प्रोवाइड करता है वाटर मूवमेंट को, क्यों करता है? क्योंकि वहां पे सुपेरिन प्रेजेंट होता है, दैट इज द वाटर रेजिस्टेंट बैंड दैट इज प्रेजेंट इन द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज प्रेजेंट विद इन द एंडोडर्मिस। लेकिन कई बार हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को करना पड़ता है, एग्जैक्ट आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को किस चीज के बेस पे डिवाइड किया जाता है बेटा, कि वो कहां से मूव कर रहा है, ठीक है ना। चलो इसके आगे क्वेश्चन आया फोटोसिंथेसिस, फिर से प्लांट फिजियो, ऊपर वाला भी प्लांट फिजियो, इससे पहले भी प्लांट फिजियो और इसके बाद आएगा मॉर्फो, है ना। चलो क्वेश्चन आता है कौन सी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है रिगार्डिंग द केमियोस्मोसिस। क्या डायग्राम बनाए थे हम लोगों ने, थोड़ा सा अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो आउटर थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन, इनर थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन, उसके बाहर को मैंने तुम लोगों को बोला था स्ट्रोमा होता है, थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन के बीच में ल्यूमन होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है दोस्त। इलेक्ट्रॉन तो ग्रेडियंट बनाता ही नहीं है, वो तो बस मूव करता है एक्साइटेशन के थ्रू, वो PS2 PS1 से, और लास्ट में बाहर जाके FD प्रेजेंट होता है बेटा आउटर साइड ऑफ आउटर थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन पे, फेरिडॉक्सिन, वहां पे एक एंजाइम लगता था फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, और वो NADH+H पॉजिटिव NADPH+H पॉजिटिव को क्रिएट करता था। क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, कौन सी स्टेटमेंट नहीं है सही, नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। एनर्जी रिलीज के अकॉर्डिंग, सिर्फ ATP सिंथेसिस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट मान लेते हैं, मेरी नजर में ये गलत। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा, जाता है बाहर से अंदर को आता है, ये स्टेटमेंट सही है। NADP पॉजिटिव NADPH2 या NADPH+H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है स्ट्रोमा में, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि याद करो प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द स्ट्रोमा, they create the in the lumen, they create the proton gradient, फिर वो proton gradient पेयर पेयर में जाते थे, CF0 से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होते हुए CF1 में एंटर कर जाते थे, राइट है। तो एग्जैक्ट आंसर यहां पे आएगा ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का कोई ब्रेक डाउन नहीं होता, कंटिन्यूअस PS2 से चलता जाता है, PS1 के एंड में जाके कंप्लीट हो जाता है, और लगातार वो अप हिल एंड डाउन हिल ट्रांसपोर्ट चलता रहता है बच्चों। फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दावे के साथ बोला था, मैंने कहा था क्लास के अंदर अगर एक क्वेश्चन नहीं आया मैं अपनी मूंछ मुंडवा दूंगा, आ गया, मेरे को अपनी मूंछ नहीं मुंडवानी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या था, वैक्सुलरी एस्टिवेशन किसके अंदर होती है? अगर तुम्हें यहां पे वैक्सुलरी एस्टिवेशन याद है तो डायएडल्फस खुद याद हो जाएगा, अगर डायएडल्फस याद है तो वैक्सुलरी एस्टिवेशन खुद याद हो जाएगी। वैक्सुलरी एस्टिवेशन कहां पे पढ़ा था बच्चों? दैट वाज इन पाइसम सेटाइबम, लेथायरस ऑडोरेटस, लेथायरस अफाका, है ना, पी के अंदर पढ़ा था। एग्जैक्टली ऑप्शन में आ गया पाइसम सेटाइबम, मटर के अंदर होता है। चलो अगला वाला क्वेश्चन जो आया बेटा वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाया, बट दैट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इकोलॉजी। इकोलॉजी में आया बेटा सेकंड चैप्टर से, इकोसिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्यार से देखो क्वेश्चन को, डिकम्पोजिशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे डेट्रिटस जो है डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सिंपलर सब्सटेंसेस में। कौन करता है उसको कन्वर्ट? माइक्रोब्स। बिल्कुल सही है स्टेट, कोई गलती नहीं है। लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट लिखी है ना, एक वर्ड फिर से क्वेश्चन को गलत कर रहा है, देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन इज फास्टर। मैंने बताया था डिकम्पोजिशन तब फास्ट होगी जब हमारे पास लिग्निन और काइटिन का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम हो। देखिए यहां पे हमारे पास चल रहा है लिग्निन और काइटिन का जो अमाउंट है बच्चों हमारे पास यहां लिखा है वो बहुत ज्यादा हो, ये चीज होगी गलत। डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, गलत हो गया। करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, which one of the following produces nitrogen fixing nodule on the root of ulnus? कौन सा ऐसा है जो कि ulnus के रूट में हमारे पास प्रेजेंट होता है? That is Frankia. Frankia is an example. Frankia क्या था बच्चों हमारे पास? It is a bacteria. Ulnus क्या था हमारे पास? It is an example of pteridophyte. ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटा बायोमोलिक्यूल से। Exoskeleton of arthropoda is composed of chitin.
एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन उसका कंपोनेंट था। ठीक है, इसको चाहो तो आप एनिमल किंगडम का पार्ट समझ लो, चाहो तो आप बायोमोलिक्यूल का, दोनों जगह से कवर कर रहा है। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्सओ टाइप। बेटा एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट इन ग्रास हॉपर और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स, राइट? एग्जैक्ट आंसर इज ग्रास हॉपर। अगला क्वेश्चन फिर से आया बेटा हमारे पास एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने बोला था स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन लोगों ने बायोमोलिक्यूल के सेकेंडरी मेटाबोलाइट को मिक्स कर दिया। किसके साथ? सेकेंडरी ग्रोथ। याद होगा मैंने बोला था जो हार्टवुड होती है दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वुड, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? याद होगा इसके अंदर कभी भी वाटर की मूवमेंट नहीं होती, सैप की मूवमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिपॉजिट होते हैं। कहां पे? बलून लाइक इन ग्रोथ या आउट ग्रोथ में, जिसका नाम बोला था मैंने टाइलोसिस। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड द डेपोजिशन इन द ल्यूमन ऑफ वेसल, बिल्कुल सही है। सेकंड देखो डेपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद होगा टेनिन, रेजिन, गम, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सारी की सारी चीजें होती है। लेकिन फिर देखो गड़बड़ क्या की इन्होंने, लिखा है सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम में होता है। बेटा बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है। आगे देखना, आगे आगे लिखा है पेरिफेरल में भी होता है, गलत, ये गड़बड़ हो गया। दोनों ऑप्शन सेम है, थोड़ा सा गड़बड़ कहां किया? यहां पेरिफेरल लिखा है, सैपवुड में नहीं होता, तो ए एंड बी दोनों सही। सुबेरिन आउटर लेयर में होता है, गलत। सी भी गलत, डी भी गलत। प्रेसोपेरेन्काइमा सेल आर फंक्शनली इनएक्टिव जाइलम एलिमेंट्स। अब यहां पे देखो फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स में बेटा हमारे पास पेरेन्काइमा होता है क्या? जाइलम पेरेन्काइमा थोड़ी ना होता है, जाइलम वेसल्स होता है। ए एंड बी सही है, बाकी सब कुछ गलत है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। चलेंगे आगे, चलेंगे हम लोग। फिर हम लोगों के पास ये क्वेश्चन कहां से आया बेटा? ध्यान से सुनना है। सेल बायो का ऑप्शन है हमारे पास। ये सेल बायो के अंदर क्रोमोसोम पढ़े थे बेटा, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, है ना? वही का क्वेश्चन है। अब यहां पे क्वेश्चन को कैसे किया गया देखो, अगर आप वैसे भी जानते हो अगर मिडल में प्रेजेंट होगा तो मेटासेंट्रिक, टिप्स पे याद है, मिडल से स्लाइटली अवे, हल्का सा थोड़ा अवे होगा देन इट इज सब मेटासेंट्रिक। अगर काफी ज्यादा दूर होगा देन इट इज टीलोसेंट्रिक, और अगर सिर्फ दो आर्म्स दिखेंगी देन इट इज एक्रोसेंट्रिक। मैंने जो कुछ भी बोला आराम से ढूंढते रहो, इसके अंदर यही ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन 136 का हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा फिर से एनवायरमेंटल इशू से, इकोलॉजी का पार्ट। यहां क्या लिखा है हमारे पास? एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली आर कन्वर्टेड टू द सीएनजी फ्रॉम डीजल। आज के टाइम पे जितनी भी दिल्ली के अंदर बसेस चल रही हैं वो सारी की सारी सीएनजी के ऊपर चलती हैं, डीजल पे नहीं चलती, कन्वर्ट कर दिया गया। क्या रीजन है इसके पीछे? कौन सा गलत रीजन है? देखो यहां लिखे है द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन सीएनजी बेसिस। अरे भाई एक चीज बताओ, जब बस सीएनजी है उसमें इंजन सीएनजी लगा रहे हो तो डीजल इंजन कैसे यूज होगा सीएनजी के लिए? पहली स्टेटमेंट गलत। बाकी सब एनसीईआरटी कि भाई सीएनजी चीपर होता है डीजल के कंपैरिजन में, इको फ्रेंडली होता है, ज्यादा एडल्ट्रेट नहीं करता है, और बहुत ज्यादा फास्ट, मतलब ये बोल रहा है कि बर्न बहुत ज्यादा फास्ट करता है, मतलब कि इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट को किसी तरीके का हार्म नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। ये तो बिल्कुल सोचने वाली चीज थी, कोई बच्चा बिना नीट की तैयारी करके भी जाएगा वो यही सही करके आएगा कि भाई डीजल इंजन है तो डीजल इंजन के अंदर सीएनजी अगर लगा रहे हो तो सीएनजी के लिए भी तो कुछ ना कुछ किट होनी चाहिए, या डीजल वाले इंजन में डाल दोगे सीएनजी? कंप्रेस्ड है बेटा, सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलो अब आया फिर से हमारे पास क्वेश्चन, ये सिंपल वाला बेटा, ये कहां से आ गया हमारे पास? बायोमोलिक्यूल से, लिपिड से क्वेश्चन आ गया। हम लोगों को क्या देखना है बेटा? करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। लेसिथिन लिखा है, इट इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, गलत। लेसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड, पहली स्टेटमेंट गलत। सैचुरेटेड फैटी एसिड में लिखा है एक या एक से ज्यादा हमारे पास बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वन और मोर, वन तो हो सकता है बेटा लेकिन डबल नहीं, सिंगल बॉन्ड। सेकंड ऑप्शन भी गलत। तीसरा जिंजली ऑयल या गिंगली ऑयल बोलते हो, दैट इज हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑयल्स का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर वैक्सेस, ठीक है। अब लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, पहली लाइन है भाई, एनसीईआरटी से उठाया, ठीक है। और सॉल्युबल कहां होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। व्हेन द फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विद द ग्लिसरॉल, याद होगा जब फैटी एसिड को एस्टेरिफाई कर देते हैं हम लोग ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, तो हमारे पास एक अगर फैटी एसिड बनेगा तो मोनोग्लिसराइड, दो के साथ एस्टेरिफाइड करोगे डाइग्लिसराइड, तीन के साथ करोगे ट्राइग्लिसराइड, और उस ट्राइग्लिसराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है बोले तो सी डी ई, तीनों की तीनों स्टेटमेंट बेटा हमारे पास बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास बेटा, ये आ गया फिर से एनाटॉमी से। देखो बार बार बोला था स्टेम पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, पढ़ के गए तो काम हो गया। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, करेक्ट बताना है बेटा। इट इज ऑल्सो नोन एज अर्ली वुड। किसकी बात कर रहे हैं, स्प्रिंग वुड की। स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो नोन एज अर्ली वुड, ठीक है ना। ऑटम वुड इज ऑल्सो नोन एज लेट वुड, तो यहां पहला स्टेटमेंट सही। सेकंड जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है, देखो इन द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। गलत है। देखो भाई जाइलम एलिमेंट तो बनाती है लेकिन नैरो नहीं होती वेसल, स्प्रिंग सीजन में ब्रॉड वेसल होती है दोस्तों। ये हो गया गड़बड़। अब लिखा है स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, बिल्कुल ठीक है। और ये भी पता होगा एक एनुअल रिंग कैसे बनती है बेटा, 50% फ्रॉम द स्प्रिंग वुड, 50% फ्रॉम द एनुअल वुड, दोनों की दोनों मिलके क्या बना देती है, एनुअल रिंग। और स्टडी ऑफ एनुअल रिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, दैट इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है। इट हैज लोअर डेंसिटी, बिल्कुल सही है। ए सी डी ई ओनली, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो बेटा क्या है, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अरे भाई ये कहां से आया, बताओ जरा कहां से आया होगा ये क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। ट्रांसपोजोन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर द आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। आरएनएआई जीन साइलेंसिंग टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आया दोस्तों। जीन साइलेंसिंग का याद होगा जरा, आरएनएआई बताया था, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। और यहां पे मैंने क्या बोला था, 2 डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे जिसकी वजह से जो हमारा कोई भी अटैकिंग एजेंट होगा उसकी लाइफ साइकिल, उसकी रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एग्जैक्ट आंसर इज जीन साइलेंसिंग। आगे देखेंगे। अब आया हमारे पास बेटा मेंडल्स। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली टू द सेम क्रोमोसोम। देखो अब यहां पे जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल ठीक है। अगर बेटा सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, सेम एक क्रोमोसोम पे टाइटली जीन्स प्रेजेंट होंगे ना, तो हम लोगों को पता होता है कि वो बाद में क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पाते। तो हमें पता है कि मेंडल ने तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में कुछ बताया भी नहीं था। करेक्ट है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही। नेक्स्ट, क्लोजली लोकेटेड जीन्स नॉट इंडिपेंडेंटली। अरे भाई क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन्स क्लोजली लोकेट होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे करेंगे, मोर विल बी द डिस्टेंस, मोर विल बी द रेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, तो यहां पे डिस्टेंस कम है। अब यहां पे लिखा है एजर्शन, एजर्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन रहा है, एजर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया फिर से बेटा बायोटेक्नोलॉजी से। ये आया बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मैंने बताया था दोनों साइड से देखो, मलयालम याद होगा, एनसीईआरटी में लिखा है। GAATTC बेटा रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ एसिरिचा कोलाई दिया यहां पे। ठीक है, तो देखो जरा थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो यहां लिखा है GAATTC, इसको दूसरा क्या करना था, देखो 5 डैश पे लिखा है बेटा GAATTC, है ना, तो ये डैश, इसका ऑपोजिट क्या होगा 5 डैश, तो 5 डैश के पीछे क्या आएगा GAATTC, और यहां क्या होगा 3 डैश, डायरेक्शन GAATTC। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फिर से इकोलॉजी से दोस्तों। इकोलॉजी से आया इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फॉस्फोरस साइकिल के बारे में बोलना है, ऐसी क्या चीज है जो कि फॉस्फोरस साइकिल को फास्ट करा देती है। जैसे जैसे चट्टानें टूटती जाएंगी वैसे वैसे गुआनो डिपॉजिट टूटते जाएंगे, वैसे वैसे फॉस्फोरस अवेलेबल होता जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, विदरिंग ऑफ रॉक्स। एग्जैक्ट आंसर इज विदरिंग ऑफ रॉक्स। हाँ, आखिरकार प्लांट किंगडम से भी कुछ ना कुछ इन्होंने डाल दिया, बहुत तसल्ली हो रही है मुझे। देखो फर्न का आपको पता होगा, फर्न इज अ टेरिडोफाइट, है ना, और टेरिडोफाइट बेटा क्या करता है, प्रोथैलस होता है इसके अंदर। टेरिडोफाइट कंटेन्स प्रोथैलस। पहला काम, अगर तुम इसमें कुछ भी नहीं करते ना, एक ऑप्शन से तुम्हारा आंसर बनता। बी का ऑप्शन आ रहा है थर्ड, बी का ऑप्शन आ रहा है थर्ड, आ गया आंसर पूरा का पूरा। एक चीज से क्लियर हो रहा है, ये तुम्हें वैसे भी पता है, जो साइकस है बेटा ये क्या है, हमारे पास एक जिम्नोस्पर्म है, तो यहां पे क्या होगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेट रहेगी। फिनेरिया क्या है बेटा हमारे पास, एक ब्रायोफाइट है, इट इज अ मॉस, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज डोमिनेंट। स्पाइरोगैरा क्या है बेटा हमारे पास, ग्रीन एल्गी, एल्गी के अंदर आप लोग जानते हो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो होती है। तो यहां पे हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या बैठता है बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इकोलॉजी से,
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बेटा लास्ट में इंटरेक्शन पड़ी थी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शंस। यहां क्वेश्चन ये पूरा का पूरा ये बता रखा है पॉजिटिव साइन किसके लिए होता है, नेगेटिव साइन क्या शो करता है। अब यहां पे बोला है which one of the following interaction can be assigned for one species negative and one species is positive। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। थोड़ी देर पहले आया था क्वेश्चन दोस्तों प्रिडेशन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था प्रिडेशन में प्रीडेटर का फायदा, प्रे का नुकसान, प्रीडेटर प्रीडेटर प्रिडेशन। एग्जैक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन हियर। ओके देखो एक प्लांट फ्यूजो से बेटा ट्रांसपोर्ट से भी छोटा सा, पहले एपोप्लास्ट वगैरह किया हमने, बट ये क्वेश्चन कहां से है बेटा हमारे पास ट्रांसपोर्ट से। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम क्या होता है, 0। कब होता है, जब प्योर वाटर होता है। लेकिन थोड़ा सा सोचो, मैंने 2 केस कराए हैं, जिस टाइम पे आप लोग सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन विल लोअर द वाटर पोटेंशियल। 146 फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन डाला बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। बेवकूफ बनाने के लिए डायग्राम बनाया है ये तुम लोगों के लिए, वैसे पता होना चाहिए तुम्हें। मैंने बताया था फॉल्स फ्रूट कहां से डेवलप होता है, थैलेमस। लिखा है विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक इट अ फॉल्स फ्रूट। ऐसी कौन सी चीज है जो कि इसको फॉल्स फ्रूट बना देती है, दैट इज ओनली व्हाट, दैट इज ओनली द थैलेमस। बिल्कुल कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंथी पेपर था, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल भी आए बेटा। हाँ, और जो लेंथी था वो भी डिफिकल्ट नहीं था। नथिंग हैज बीन आस्क्ड आउट फ्रॉम द एनसीईआरटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ पाटिल सर डील करेंगे बेटा, दैट विल बी फ्रॉम द जेनेटिक्स अप्रोच। प्लीज सर। हेलो। सो बच्चों ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर एक लाइन दी गई है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन ये जेनेटिक्स विच वन सर, इससे ऊपर 148 से दिस वाला ना, अच्छा ओके। 140 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। सो यहाँ पे हमें डोमिनेंट ट्रेट पूछा गया है, ठीक है ना। सो कुछ डिसीजेस दिए गए जेनेटिक्स के अंदर वाले। सो यहाँ पे देखो हीमोफीलिया आपको मालूम है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो सेक्स क्रोमोसोम वाला हो गया, ये ऑटोसोमल रेसेसिव वाला है, ये भी रेसेसिव वाला है। सो ये जो मायोटोनिक डायस्ट्रोफी है ना, सो ये वाला इसका आंसर होगा बच्चों, ये होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का आंसर, ठीक है ना। चलो उसके बाद यहाँ पे जो ह्यूमन जीनोम वाला प्रोजेक्ट था, उसके अंदर जो सीक्वेंसिंग की बात चल रही थी, वहाँ पे 2 टाइप के सीक्वेंसिंग चालू थी। सो वहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, if genetics uses the blind approach to sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function to different segment, methodology adopted by him is called as। आपने देखा होगा वहाँ पे ब्लाइंड सैक एंड EST ऐसे 2 टाइप के सीक्वेंस थे, ठीक है, याद आ रहा आपको। और ब्लाइंड सैक के लिए वहाँ पे और एक नाम था, उसका नाम था सीक्वेंस एनोटेशन। सो आंसर विल बी सीक्वेंस एनोटेशन। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों के पास फिर से C4 साइकिल से आया, अगेन प्लांट फिजियोलॉजी। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट अराउंड द वैस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट्स। याद होगा बेटा C4 प्लांट्स आर मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू द C3 प्लांट्स बिकॉज देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन इन द C4 प्लांट्स। उस फोटो रेस्पिरेशन को होने से बचाता कौन है, बंडल शीथ सेल्स, राइट। जितना ज्यादा बंडल शीथ सेल उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी। तो C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए मेन काम किसका हो जाएगा बेटा, बंडल शीथ सेल का। बंडल शीथ सेल में ज्यादा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब याद करो, लेकिन बंडल शीथ सेल में बेटा C4 साइकिल नहीं चलती है, बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल चलती है। तो क्या हो गया, कार्बन की फिक्सेशन तो हो रही है ना। एग्जैक्ट इज ए ऑप्शन। चलो अब आएंगे हम लोग जूलॉजी की तरफ, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस और होंगे बीच में, दैट वी विल डिस्कस। प्लीज सर आइए। सो वेलकम इन जूलॉजी गाइस। जो वाले जो क्वेश्चन थे ये बहुत इजी थे, मगर थोड़ा सा हमें इसको थिंक करके सॉल्व करने की जरूरत थी। थोड़े से इनडायरेक्टली पूछे गए वाले क्वेश्चन थे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये एक्सक्रीशन एंड। सो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ह्यूमन एक्सक्रीशन एंड एनिमल किंगडम दोनों को पकड़ के बनाने वाला क्वेश्चन है। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको मालूम है कि यूरिक एसिड वाला जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट है ना, सो दैट यूरिक एसिड इज एक्सपेल इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट, ठीक है ना।
सो ये हमें दिखता है कहाँ पे, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट, ये इसके एग्जाम्पल हमने उधर देखे थे, उसके अंदर बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे, मगर यहाँ पे बर्ड्स तो नहीं दिया है, मगर बर्ड्स का एक एग्जाम्पल दिया वाला है। सो यहाँ पे जो पाओ है ना, पाओ आपको मालूम होगा, पीकॉक, जो कि एनिमल किंगडम के अंदर एग्जाम्पल के अंदर दिए वाला है वो, ठीक है, एओज के अंदर। सो आंसर आ जाएगा इसका थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रियोल ऑफ द क्रोमोसोम्स। स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस स्टेटमेंट पूछा गया है। सो माइटोसिस के अंदर यदि हम देखते हैं सेल डिवीजन का, ये और एक क्वेश्चन है, जो 4-5 क्वेश्चन आए थे उसमें से एक क्वेश्चन है इसके अंदर। सो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे जो सेंट्रोमियर दिया गया है, सो सेंट्रोमियर के बाजू में काइनेटोकोर नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे स्पिंडल कनेक्ट होते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवीजन, मगर यहाँ पे सेंट्रोमियर दिया गया है, सो दिस इज द इनकरेक्ट होगा। सो आंसर विल बी फर्स्ट डायरेक्टली। नेक्स्ट वन, यहाँ पे असर्शन के अंदर दिया गया है कि ओस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन दोनों को कनेक्ट करके बनाने वाला एक क्वेश्चन है। सो यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस आपको मालूम है, मेनोपॉज के अंदर जो ईस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होता है और उसकी वजह से बोन मास डाउन हो जाते हैं, फ्रैक्चर, कॉमन फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो उसके अंदर यहाँ पे दिया गया असर्शन के अंदर देखो, ओस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। ये तो स्टेट असर्शन करेक्ट है। उसका रीजन दिया गया यहाँ पे, कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से होता है, मगर आपको मालूम है कि लेवल ऑफ एस्ट्रोजन मेनोपॉज के बाद डाउन हो जाता है, उसकी वजह से ये हमें दिक्कत दिखती है। सो यहाँ पे इसका आंसर जो सेकंड दिया है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, यहाँ पे असर्शन तो करेक्ट है, मगर रीजन उसका फॉल्स है। सो आंसर विल बी सेकंड। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 154 वाला। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन द ह्यूमन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी डैश अमाउंट ऑफ O2, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे जो हमारा ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज वाला चैप्टर है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन लास्ट नीट के अंदर भी थे, और इस बार भी वहाँ पे लाइन टू लाइन दिए गए वाला ये पॉइंट है कि जिसके अंदर 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ये नॉर्मल आइडियल कंडीशन होती है तो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा टिश्यू के लिए। सो आंसर विल बी फर्स्ट। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे डिहाइड्रेशन, ये जो पॉइंट है, एक मिनट सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 155 यदि आप देखते हो तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस माल्टोज। माल्टोज मालूम है आपको, ये डाइसैकेराइड वाला एग्जांपल है, और एक क्वेश्चन में आ गया है यहाँ पे ए नीट के अंदर। सो यदि हम उससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, उसका यदि डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनेगा कम ऑन, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें यदि लिंक करने हैं, सो उससे हमें डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। सो वाटर रिमूव करने के बाद यहाँ पे उसका जो फार्मूला होगा, सो व्हाट विल बी द फार्मूला, कम ऑन। यहाँ पे 6 कार्बन आइटम तो 12 ही रहेंगे, नो प्रॉब्लम, मगर यहाँ पे 1 है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने की वजह से H24 में से 2 हाइड्रोजन माइनस हो गए, सो दैट विल बी H22 एंड O11 हो जाएगा। सो आंसर विल बी सेकंड करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनिमल किंगडम। सो यहाँ पे क्या पूछा है देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड्स। अपने एनिमल किंगडम के अंदर एओज देखा होगा, ठीक है। सो क्लास एओज जो है ना, एओज के अंदर हमने क्रॉप एंड गिजार्ड वाला स्ट्रक्चर देखा था, तो यहाँ पे एओज के कुछ एग्जांपल्स दिए गए। सो यहाँ पे पहला एग्जांपल है कोरवस कोलम्बाइन कैमिलियन। सो इसके अंदर हमें ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज द क्वेश्चन विच इज फ्रॉम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे बच्चों। सो यहाँ पे दिया गया है कि रिलीज ऑफ स्पर्म, एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया है कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम दिया गया है, ठीक है, ओके, एसएफटी, एंड उसके बाद ये चला जाएगा डक्ट सिस्टम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। मगर यदि हम स्पर्मिएशन की बात करते हैं तो स्पर्मिएशन किसको बोलेंगे, वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ये जो 3 टर्म ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हमने एसएफटी का एक स्ट्रक्चर देखा था, एसएफटी के अंदर जो सेल थे, वो सेल का नाम था, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, कम ऑन। उस सेल को हमने सर्टोली सेल बोला था, याद आ रहा कुछ।
सो सर्टोली सेल से यदि स्पर्म रिलीज होते हैं सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, और ये रिलीज होने के बाद ये सेंटर पे आ जाएगा और बाद में एसेप्टी के बाहर चले जाएंगे। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। सो स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी ऊपर वाला स्टेटमेंट, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफरस टिब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये तो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे दिया गया है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। सो स्पर्मियोजेनेसिस, सॉरी, सो यहाँ पे जो स्पर्मियोजेनेसिस नाम की जो प्रोसेस थी, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटिड का कन्वर्शन स्पर्मेटोजोआ के अंदर हो गया था, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर स्पर्म तो दिया गया मगर स्पर्मेटोगोनिया दिया गया, ओके, वो तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। सो दिस इज द इनकरेक्ट वन, सो आंसर विल बी सेकंड। सो इसके अंदर स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द इनकरेक्ट। चलो ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, जो इवोल्यूशन वाला पार्ट था, इवोल्यूशन से 2 क्वेश्चन आए थे इस साल, ठीक है। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे, नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन दैट ऑफ वैल्यू लीड्स टू, इसका जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर 3 ग्राफ दिए गए वाले वो चैप्टर के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर। सो उसके अंदर जो ये वाली कंडीशन होती है, ये कंडीशन हमें डायरेक्शनल चेंजेस के अंदर दिखेगी। सो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मालूम होगा कि प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होते। सो इन प्रोकैरियोट ओनली आरईआर आर प्रेजेंट। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि वहाँ ये मेम्ब्रेन बाउंड वाला पार्ट है और ये मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट प्रोकैरियोट के सेल के अंदर नहीं होते। सो आंसर विल बी सेकंड। Which of the following is present between adjacent bone of the vertebral column? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन था इंटरकैलेटेड डिस्क वाला, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा कि ये इंटरवर्टिबल डिस्क ही है, ठीक है। सो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था बच्चों का। सो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर हमने इस हार्ट मसल्स के अंदर देखा था, ठीक है ना, मस्कुलर टिश्यू के अंदर। सो ये यहाँ का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, जो बच्चे बहुत बच्चों ने इंटरकैलेटेड डिस्क को भी टिक कर दिया वहाँ पे। सो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कार्टिलेज। वहाँ पे इंटरवर्टिबल डिस्क थी और उसके अंदर कार्टिलेज था। सो आंसर विल बी कार्टिलेज, फर्स्ट वन। Which of the following function is not performed by secretion of salivary gland? इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन के अंदर सलावरी ग्लैंड जो होती है ना, उसका सिक्रेशन है, उसके फंक्शन दिए गए हैं, एक वन एक्सेप्शन है उसके अंदर। सो यहाँ पे एक दैट डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये तो करेगी क्योंकि स्टार्च के ऊपर सलावरी अमाइलेज एक्ट होता है और उसके बाद उसका कन्वर्शन माल्टोज के अंदर होता है, ठीक है। ये तो उसका फंक्शन होगा। ओरल कैविटी को लुब्रिकेशन करने का काम भी करेगी। डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का एग्जांपल है बच्चों माल्टोज। माल्टोज का डाइजेशन यदि करना है सो माल्टेज एक्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर, और ये माल्टेज कहाँ पे होता है, सकस इंटेरिकस के अंदर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके होगा। सो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। सो जिसके अंदर डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड ये इसका फंक्शन नहीं होता है। बैक्टीरियल पॉपुलेशन भी माउथ के अंदर कंट्रोल करने का काम लाइसोजाइम करता है, जो हमारे सलाइवा के अंदर होता है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज फ्रॉम, आपने ओपेरानोला स्ट्रक्चर देखा है जेनेटिक्स के अंदर। सो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने छोड़ दिया, कंफ्यूज हो गए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आई विल थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे आपने ओपेरानोला स्ट्रक्चर देखा होगा। सो ओपेरॉन के अंदर यहाँ पे आयोजिन थे, ठीक है, याद आ रहा कुछ। आयोजिन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा और रिप्रेसर प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। और ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होते हैं ऑपरेटर साइड। ये वाले जीन जो फंक्शनल जीन है, ये ओपेरॉन के जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, ये फंक्शनल जीन का ये स्टॉप होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इन इकोलाई स्ट्रेन आयोजिन गेट म्यूटेटेड। मानो इसके अंदर आयोजिन के अंदर म्यूटेशन हो गया। सो म्यूटेशन होने के बाद क्या होगा, म्यूटेशन होने के बाद ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन म्यूटेटेड होगा। आपको यहाँ पे एक इंड्यूसर देखा था हमने, ठीक है, याद आ रहा कुछ, उसका नाम था एलोलैक्टोज, ठीक है ना। सो ये लैक्टोज मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड होता है एंड उसके बाद लैक्टोज मेटाबॉलिज्म होती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस हो जाएगी। मगर यहाँ पे यदि इसके अंदर म्यूटेशन है तो ये एलोलैक्टोज इसके साथ बाइंड नहीं करेगा ना। सो इसके साथ ये बाइंड नहीं होगा तो ये सीधा ऑपरेटर साइड को बाइंड करेगा। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन का ZY जो स्ट्रक्चरल जीन है वहां पे उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, इसका ट्रांसलेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है, ओके।
सो इसका ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा, सो आंसर विल बी सेकंड करेक्ट। ओके गाइस, अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पहला वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन दिया गया है, सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन एग्जांपल पूछा गया है यहाँ पे। आइडेंटिफाई असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलिन। पेनिसिलियम के अंदर हमने देखा था कि कोनिडिया वाला स्ट्रक्चर होगा। अब और एक क्वेश्चन है जो कि जेनेटिक्स से पूछा गया है, इसके अंदर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए बच्चों। सो यहाँ पे दिया है देखो क्वेश्चन में, if the length of DNA molecule is 1.1 meter, what will be the appropriate number of base pair? आपको मालूम है यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए की लेंथ थी, दैट डीएनए की लेंथ थी 2.2 मीटर, और इसके अंदर जो बेस पेयर का नंबर था दैट विल बी 6.6 into 10⁻⁹ था। ठीक है, याद आ रहा कुछ? सो यहाँ पे उन्होंने ये नंबर हाफ कर दिया, सो इट विल बी 1.1। सो इसका भी हाफ करना है हमें, सो इट विल बी 3.3 into 10⁻⁹। सो आंसर विल बी लास्ट करेक्ट। ओके, अब उसके बाद बंद करा। यस, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है समझो एग्जाम के हिसाब से। सो एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज एंड ब्लड, ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप आ जाएगा। न्यूरोग्लिया आपको मालूम होगा, नर्वस टिश्यू के अंदर हमने न्यूरॉन एंड उसके बाद न्यूरो सपोर्टिंग सेल देखे थे, सो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल है, सो आंसर विल बी थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों फ्रॉम जेनेटिक्स एंड बायोटेक कलेक्टिवली यूज होता है। So restriction endonuclease recognize specific sequence to cut the DNA from palindromic sequences। आपको मालूम होगा पैलिंड्रोम वाली टर्म आपने देखी होगी, जिसकी सीक्वेंस की जो रीडिंग होती है दोनों साइड से हम रीड कर सकते हो, दैट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वहां से एंडोन्यूक्लियस कट करने का काम करेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड जो होता है ना, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से थोड़ा सा बाजू से उसको कट करने का काम करेगा। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट फ्रॉम द बायोडायवर्सिटी, डेट्रीवर्स ब्रेक डाउन डेट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ये प्रोसेस आपको वहां पे लाइन टू लाइन दी गई वाली है, उसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। सो आंसर विल बी फर्स्ट करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिया गया है आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस अच्छी तरह से यदि मालूम है तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट होल्ड ट्रू फॉर द ओजेनेसिस। ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को अप्लाई होते हैं मगर ओजेनेसिस के लिए अप्लाई नहीं होते? ठीक है, देखेंगे हम क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट, दोनों के अंदर हेप्लॉइड गैमेट बनते हैं, ये तो दोनों को अप्लाई होगा। हमें जो अप्लाई नहीं होती उसकी लिस्ट बनानी है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट ऑकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, मियोसिस के अंदर जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन हमें मेल के साइड में ही दिखेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स वाले अलग हो गए, वाई वाले अलग हो गए, मगर फीमेल में तो ये नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट हमें इंपॉर्टेंट है। थर्ड है यहाँ पे, मियोसिस ऑकर्स कंटिन्यूअसली इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। आपको मालूम होगा कि ये जो मियोसिस वाली प्रोसेस है मेल के अंदर कंटिन्यू चलती है, मगर फीमेल के अंदर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले ड्यूरिंग दैट टाइम ही होती है, बाद में ये प्रोसेस नहीं होती उसके अंदर। सो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट आ जाएगा इसके साथ। चलो उसके बाद नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी इट इज कंट्रोल बाय LH एंड FSH। ये हमने हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन दोनों के अंदर भी देखा था, ये दोनों के अंदर अप्लाई होगा, ये तो कॉमन वाला पॉइंट हो गया। इट इज इनिशिएटेड एट द प्यूबर्टी, ई वाला स्टेटमेंट। सो ये जो स्टेटमेंट है गाइस, प्यूबर्टी हमें मालूम है स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर प्यूबर्टी में स्टार्ट हो गई, नो प्रॉब्लम, मगर फीमेल में जो ओजेनेसिस वाला पार्ट है, दैट ओजेनेसिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है। आपने सेल डिवीजन के अंदर देखा होगा, ठीक है ना, वो जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस स्टार्टेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन फीमेल। सो ये तीन स्टेटमेंट, ये दोनों के अंदर डिफरेंस जो है ना, सो ये तीन स्टेटमेंट में आ जाएगा। सो ऐसा ऑप्शन हमारे पास थर्ड होगा, स्टेटमेंट नंबर सेकंड, थर्ड एंड उसके बाद ई वाला स्टेटमेंट, बी सी एंड ई, ये जो तीन स्टेटमेंट है, ये तीन स्टेटमेंट फीमेल के लिए अप्लाई नहीं होते। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी ये दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द डाइजेशन। अब ये इसके अंदर जो स्टेटमेंट गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे दिए गए वाला है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द ब्लड। ब्लड के अंदर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, हमें तो मालूम है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, नो टेंशन।
उसके बाद स्पेशलाइज्ड लैम्फेटिक कैपिलरी कॉल लैक्टियल्स, यहाँ पे गड़बड़ है। यदि हम डाइजेशन के अंदर विलाय का स्ट्रक्चर देखते तो वहाँ पे कैपिलरी को लैक्टियल्स ऐसा नाम दिया गया है, मगर एक्सप्लेनेशन के अंदर लिम्फ वेसल को लैक्टियल्स ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है। सो इसके लिए बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पे यदि कैपिलरी को लैक्टियल बोलना है या लिम्फ वेसल को लैक्टियल बोलना है, इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन था। सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दिए गए बच्चों, सो इसके अंदर हमें इसको पॉजिटिवली काउंट करना है, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या निर्णय हो सकता है ये क्वेश्चन के बारे में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ही है। सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है अभी तक हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव काउंट किया अकॉर्डिंग टू फिगर ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है। सो आंसर विल बी 4 आ जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पॉपुलेशन। ड्रोसोफिला यहाँ पे 8 दिए गए लेबोरेटरी के अंदर, उसकी पॉपुलेशन 80 है। सो इसमें से हमें यदि एक वीक के अंदर 8 ड्रोसोफिला की डेथ होती है, सो पर ड्रोसोफिला पर वीक उसका हमें रेट निकालना है। सो यदि हम 8 डिवाइडेड बाय 80 करते हैं, सो दैट विल बी 0.1, सो आंसर विल बी लास्ट। Next question from the circulation, the coagulum is form of network of thread called as thrombin। ये स्टेटमेंट देखो, एनसीईआरटी के अंदर लाइन है मगर वहाँ पे फाइब्रिन है, हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे थ्रोम्बिन दिया गया है। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयर करने की जरूरत थी। कुछ बच्चे फॉर्म में फाइब्रिन ही पढ़ सकते हैं, समझो ओवरफ्लो के अंदर। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट गाइज। यहाँ पे क्या चाहिए था, करेक्ट के लिए फाइब्रिन चाहिए था। ये भी एनसीईआरटी बेस है, नो प्रॉब्लम। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, हमने बार बार पढ़े वाला है। और ये हमारे जो डीपीपीस थे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ गया था। सो इसका आंसर आ जाएगा 3rd। सो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द कॉकरोच। कॉकरोच इस बार एक क्वेश्चन हमें कॉकरोच का एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। टेगमिना आपने देखा होगा, कॉकरोच के अंदर जो विंग्स होते हैं ना, जो 4 विंग्स होते हैं वो आपको लेदरी ऑपक होते हैं, उसको हमने टेगमिना ये नाम दिया था। और उसके बाद हिंड विंग्स। सो टेगमिना जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होते हैं बच्चों, ये हमें मेसोथोरैक्स से अराइज हो गया। आपने देखा होगा कि थोरैक्स के अंदर प्रो, मेसो एंड मेटाथोरैक्स ऐसे 3 सेगमेंट आपने देखे होंगे। उसमें से जो मेसो वाला थोरैक्स का सेगमेंट है, वहां से ये विंग्स बाहर आ जाते हैं। सो आंसर विल बी फर्स्ट। यहाँ पे टेक्सोनोमिक हायरार्कियल अरेंजमेंट आपको दी गई एनिमल के लिए। आपको मालूम होगा एनिमल एंड प्लांट के अंदर जो अरेंजमेंट होती है उसके अंदर फाइलम वाला वर्ड एनिमल में आ जाएगा और डिवीजन वाला वर्ड प्लांट के अंदर आता है। सो यदि हम ये सीक्वेंस देखते हैं, सो ये सीक्वेंस के अंदर हमें फाइलम किंगडम के बाद जो फाइलम वाला वर्ड से ये हमें यहाँ पे 4 नंबर पे देखेगा। सो आंसर विल बी, व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी लास्ट वन, 4th वन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे हम ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आंसर विल बी लास्ट। Which of the following is not function of conducting part of the respiratory system? So ये हमारा ब्रीदिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने 2 पार्ट देखे थे, एक था कंडक्टिंग वाला, दूसरा था एक्सचेंज वाला। एक्सचेंज वाला पार्ट एलोली था, कंडक्टिंग बाकी का पूरा वो पार्ट होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पार्ट कौन सा नहीं होता है, फंक्शन नहीं है उसका, पूछा गया हमें। सो यहाँ पे जो 3rd वाला ऑप्शन है गाइज, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ये जो फंक्शन प्रोवाइड करने का काम है ये एलोली का काम है, ये हमारे कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो आंसर विल बी 3rd। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन रिप्रोडक्शन आ गया है, ठीक है। लिप्स लूप, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है हमारे 2nd चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन के, सो उसके अंदर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है इसके अंदर लिप्स लूप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है ना। सो ये जो है ना, ये नॉन मेडिकेटेड आईओडीज के अंदर आ जाएगा। सो आंसर विल बी 2nd। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक असर्शन दिया गया है बच्चों, ऑल वर्टिब्रेट। मैं क्लास के अंदर बहुत बार बोलता था ये लाइन, ठीक है ना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स। Yes, the next question is guys, question number 177। ये जो यहाँ पे assertion का 2 स्टेटमेंट यहाँ पे assertion रीजन वाला दिया गया है। ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस इज फ्रॉम एनिमल किंगडम।
ये चैप्टर पढ़ाते टाइम मैंने आपको बहुत बार बोला था, ऐसे कुछ स्टेटमेंट है बायोलॉजी के अंदर जो कि बार बार आ जाते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, लिया था क्लास के अंदर। तो जेनेटिक्स के अंदर एक स्टेटमेंट आता है, देखो ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस बट ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉसेस, लाइक दैट। ये स्टेटमेंट आ गए, उन्होंने मेरी सुनी शायद। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और उसके बाद नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। सो ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसका कन्वर्शन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, लिसन ईयर, उसके अंदर नोटोकॉर्ड होगा मगर उसका कन्वर्शन हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। सो इसके अंदर वाले दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट वन। सो आंसर विल बी लास्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे माइकोप्लाज्मा से आया। ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा कौन सा वाला कंपोनेंट है, कहाँ से आया, आप समझ रहे होंगे। दैट इज फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा इनडायरेक्टली वे से पूछा गया दैट माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। ठीक है ना, थोड़ा सा याद करो, आपके पास पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा दे रखा है। एनसीईआरटी में सेल बायो में डायग्राम के नीचे लिखा है 0.1 to 0.3 माइक्रोन साइज होता है, तो 1 से कम है तो इजीली पास हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली है, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया, यहां तक तो सही है। इसके आगे लिखा है विद सेल वॉल। बेटा सेल वॉल तो एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा के अंदर, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन बैठ गया हमारे पास, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए इसके बाद आपके साथ सेल डील करेंगे बेटा, दैट इज फ्रॉम द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर इस साल भी 4 क्वेश्चन वहाँ से आए एग्जाम के अंदर। सो यहाँ पे क्वेश्चन है रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से ऑब्जर्व करना है। उसके लिए आपको माइटोसिस मियोसिस क्लियरली उसकी कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट है इस डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, ठीक है ना। आपको मालूम होगा कि एम फेज अलग है और उसके बाद जो इंटरफेज है ना, इंटरफेज के अंदर ये डिवीजन होता है और उसके बाद सेल जाएगी एम फेज के अंदर, यानी कि पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। सो डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज में तो होता है नो प्रॉब्लम, मगर मियोसिस सेकंड के नहीं होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन द मियोसिस फर्स्ट। सो मियोसिस फर्स्ट के अंदर आपको मालूम होगा जो 2n नंबर था n बनता है, सो इट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड 4 सेल बनते हैं, ये भी करेक्ट वाला स्टेटमेंट है। एंड देयर आर 2 स्टेजेस इन द मियोसिस, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होगा एंड दैट इज द आंसर विल बी फर्स्ट करेक्ट। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दिस इज फ्रॉम आयुष सर। ओके, ये फिर से हमारे पास बेटा क्वेश्चन पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी से। थोड़ा सा सिंपल करके यहाँ पे लिखा है बेटा इन सिटू कंजर्वेशन जो है इट रेफर्स टू, है ना। थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं, देखो ध्यान से देखो, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता क्या है बेटा, ऑन साइट कंजर्वेशन बोलते हैं, है ना, जहां पे नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही किसी चीज को कंजर्व कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा ये भी इनडायरेक्ट है, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, 2 ऑप्शन करेक्ट लग सकते हैं। लिखा है कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीशीज, जरूरी थोड़ी ना है बेटा कि हाई रिस्क स्पीशीज को करेंगे, जो रिस्क में है उसको भी तो करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ हम लोग क्रिटिकली एंडेंजर्ड को कंजर्व करेंगे, एंडेंजर्ड को भी तो करेंगे, वल्नरेबल को भी तो करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड लिखा है कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड, ऐसा भी नहीं होगा। थ्रेटेंड को करते हैं ना, थ्रेटेंड में 3 चीजें आती हैं, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड, ठीक है, तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड देखो कितना बेवकूफ बनाने वाला ऑप्शन दिया है, कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जो एक्सटिंक्ट होगी उसको कंजर्व कैसे करोगे, खत्म होगी ना वो तो वर्ड से। फोर्थ ऑप्शन प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, ऐसी स्पीशीज को तो कंजर्व करना है जो कि थ्रेटेंड है, बट उन स्पीशीज के लिए भी कंजर्वेटिव मेजर्स लेने हैं जो कि इन फ्यूचर जाके थ्रेटेंड हो सकते हैं, राइट। इसके अंदर अगर हम लोग देखें देन फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आंसर विल बी प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके साथ जूलॉजी वाले सर डिस्कस करेंगे। सर आइए। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि एट विच स्टेज ऑफ लाइफ ओजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड। आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस के बारे में पूछा गया था, विच आर द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन देम। सो आपको मालूम होगा स्पर्मेटोजेनेसिस तो अडल्ट में मेल के अंदर एट प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, मगर फीमेल के अंदर ओजेनेसिस पूछा गया है। सो ये ओजेनेसिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। सो आंसर विल बी फर्स्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलो उसके बाद दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम, ये थोड़ा सा हेल्थ एंड डिसीज को कनेक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फ्रॉम द डिसीज एंड इट्स सिम्टम्स। यहाँ पे आपको कुछ डिसीजेस एंड उसके साथ कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं। सो यहाँ पे देखो पहला वाला क्या, अच्छा सो करेक्ट मैच हमें यहाँ पे ढूंढना है। सो पहला है टेटेनी, उसके सामने दिया गया है कि हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पाज्म। आपको मालूम है कि टेटेनी के अंदर रैपिड स्पाज्म होता है मसल्स का, मगर उसके अंदर कैल्शियम का लेवल लो होता है। सो ये इनकरेक्ट आ जाएगा। माइस्थीनिया ग्रेविस जेनेटिक नहीं है, एटोइम्यून है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी जेनेटिक है, यहाँ पे उसको एटोइम्यून बनाया गया है। आर्थराइटिस ये करेक्ट है। आर्थराइटिस आपने देखा होगा, आर्थराइटिस के डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि गाउटी आर्थराइटिस वगैरह इधर देखा हमने। सो उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा जॉइंट का, जॉइंट पेन होता है। सो दिस इज द करेक्ट मैच ऑफ द अबोव। सो आंसर विल बी लास्ट। चलो उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है गाइस फ्रॉम हेल्थ एंड डिसीज। ये बार हेल्थ एंड डिसीज से 2 क्वेश्चन आए थे, एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड 2 फ्रॉम द अदर आए। सो ये देखो क्या है यहाँ पे, autoimmune disorder is the condition where body defense mechanism recognize its own cell as, ठीक है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे and पकड़ लिया और उसकी वजह से क्वेश्चन चला गया उनका, as foreign bodies। आपको मालूम होगा एटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर हमारी बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो भी पार्ट है समझो उसको एज लाइक पैथोजन काउंट करेगी और उसके साथ फाइट करेगी। सो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट आ जाएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जो कंडीशन है इसके अंदर वेयर बॉडी डज नॉट अटैक द सेल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका एग्जांपल है एटोइम्यून डिसऑर्डर का। तो इसके अंदर हमारी बॉडी हमारे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना उसके साथ ही फाइट करती है। सो ये वाला स्टेटमेंट नॉट दिया है, सो दिस इज द इनकरेक्ट वन। सो आंसर विल बी सेकंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी सेकंड करेक्ट। ओके, उसके बाद दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक। ओके तो यहाँ पे हम लोगों के पास बेटा ये बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस है ना। यहाँ से क्वेश्चन दिया है, देखो प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ लिखा है इन जीन थेरेपी, आप लोगों ने सुना होगा जीन थेरेपी में एडिनोसिन अमाइनेज है ना, तो यहाँ पे जीन को एंटर करा दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना है। इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। तुम लोगों को पता होगा इसको 2 स्टेजेस के अंदर क्योर कराया जा सकता है, मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। या तो आप इसको एम्ब्रियोनल स्टेजेस के अंदर ऐड करते रहोगे 2-3-4 बार, तो क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बार बार ऐड करने की वजह से परमानेंट उनके अंदर जाके एडिनोसिन जो डीअमाइनेज जीन है वो अपना फंक्शन करने लग जाएगा, जीन अपने आप को कोड कर देगा। लेकिन यहां देखो क्या लिया ऑप्शन में, यहां पूछा है कि बार बार मुझे पीरियोडिक इन्फ्यूजन क्यों कराना है, बार बार मुझे बॉडी के अंदर ये एडिनोसिन डीअमाइनेज जीन्स को क्यों डालना है। सिंपल सी बात है यार, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बेटा वो मॉर्टल तो होते नहीं, इमॉर्टल तो होते नहीं, मर जाते हैं, उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होगा, राइट। अब यहाँ क्या लिखा है, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। पहली चीज, आंसर तो सही है लेकिन इसका रीजन नहीं बैठ रहा, रीजन चेक करना है। सेकंड, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, कोई रीजन वैलिड नहीं दिख रहा। थर्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल सेल्स। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड तुम लोगों ने लिम्फोसाइट सेल बनाए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कौन से बच्चे, जहां पे एडिनोसिन डीअमाइनेज जीन को डाल दिया, ठीक है ना, जो कि इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का काम करेगा, लिखा है वो इमॉर्टल नहीं है। ऑब्वियसली अगर वो इमॉर्टल होते तो एक बार भी बॉडी के अंदर डालते इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स को और भाई पेशेंट के अंदर परमानेंट क्योर हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए इन सेल्स को बार बार डालना पड़ता है। इन सेल्स को बार बार डालने का मतलब पीरियोडिक इन्फ्यूजन कराना पड़ता है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। चलिए इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ नहीं है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। हम लोग जानते हैं एक ऐसी टेक्निक जिससे कि
ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी कराई जाती है प्लांट्स के अंदर, दैट टेक्निक इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन. दैट टेक्निक इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन. एग्जैक्ट आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन. चलिए इसके बाद हमारे पास जूलॉजी वाले सर आएंगे. सर प्लीज आइए. चलो गाइज, उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलेशन. ये सर्कुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना. सर्कुलेशन के अंदर जो सेल साइकिल है ना, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वर्किंग वाली प्रोसेस है, ठीक है, कार्डियक साइकिल वाली प्रोसेस. ये कार्डियक साइकिल का क्वेश्चन है. आपको कार्डियक साइकिल अच्छी तरह से यदि उसकी कंसेप्ट मालूम है तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो सकता है गाइस, ठीक है. सो इसमें क्या पूछा गया है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया, ठीक है ना. सो आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होता है. करेक्ट है ये या रॉन्ग? नहीं है ना, क्योंकि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज हो गए थे और वेंट्रिकल का जब रिलैक्सेशन होता है वो ये ऑलरेडी ओपन हो जाएगी. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल. इसके बारे में क्या लगता है बच्चों आपको? हमने कार्डियक साइकिल के अंदर 3 इवेंट देखे थे, याद आ रहा कुछ? सो हार्ट के अंदर जब जॉइंट डायस्टोल होता है ना, 70 ml ब्लड अंदर आ जाता है, ठीक है ना. और जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तब रिमेनिंग 30% नीचे आता है. सो जॉइंट डायस्टोल के अंदर ब्लड फ्रीली मूव होता है. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम ध्यान के देखेंगे. इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल. सेमिलुनर वॉल आपने देखा होगा, पल्मोनरी आवर्टा एंड सिस्टेमिक आवर्टा, उसका जो बेस है ना, दैट बेस इज गार्डेड बाय दिस वॉल्स. और ये वॉल ऑलरेडी क्लोज होते हैं, ठीक है. वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ओपन हो जाएंगे. यहाँ पे क्या दिए? इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर क्लोजिंग पूछ दिया गया यहाँ पे. सो वहाँ पे ओपनिंग होता था. सो नेक्स्ट वन, आर्टरी, दैट इज एवी नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन. आपको मालूम है एस नोड ये मेन है, उसको हम साइनो आर्टेरियल या पेस मेकर भी बोलते हैं. सो ये इम्पल्स जनरेट करके कॉन्ट्रैक्शन कराएगा. ये भी का काम नहीं होता ये. सो बाकी के पूरे स्टेटमेंट इनकरेक्ट गाइस, सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट होगा. सो आंसर विल बी सेकंड. उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इसके लिए आपको उसकी एंटायर फिजियोलॉजी मालूम होनी चाहिए, न्यूरल कंट्रोल वाली. सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट पूछा गया है. लिसन हियर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्सिस. साइनेप्सिस के बारे में आपको इनकरेक्ट पूछा गया है. साइनेप्सिस आपको याद होगा, जो कम्युनिकेशन जंक्शन होता है 2 न्यूरॉन के बीच, उसको हम साइनेप्स बोलेंगे. साइनेप्स के 2 टाइप होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल. और उसके अंदर पहला वाला प्री साइनेप्टिक, दूसरा वाला पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दोनों के अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ठीक है ना. सो यहाँ पे इनकरेक्ट में क्या दिया है देखो, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर यदि आप देखते हो बच्चों तो वहाँ पे गैप नहीं होता है, साइनेप्टिक क्लिप बहुत कम होती है एंड देयरफॉर इंपल्सेस एकदम फास्टली मूव हो जाएंगे वन न्यूरॉन टू अदर. सो करेक्ट वन. केमिकल साइनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर. आपको मालूम होगा केमिकल साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एसिडाइल कोलाइन वगैरह, और उसके बाद ही ये इंपल्सेस फ्लो हो गए. इंपल्सेस ट्रांसमिशन ऑकर्स केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल. ये गलत हो गया, ठीक है. इलेक्ट्रिकल के अंदर प्री एंड पोस्ट की दे आर क्लोज टू ईच अदर होते हैं, देयरफॉर इंपल्सेस फास्ट हो गए. केमिकल के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना. सो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट गाइस. सो आंसर विल बी थर्ड आ जाएगा. ओके, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. ये भी बराबर है. प्री एंड पोस्ट का जो मेम्ब्रेन होता है क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है इलेक्ट्रिकल के बारे में. सो आंसर विल बी थर्ड करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम हेल्थ एंड डिसीज. ये हेल्थ एंड डिसीज का क्वेश्चन है गाइस. सो इसके अंदर सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूछा गया है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको मालूम है कि जो इम्यूनिटी बर्थ आफ्टर बर्थ डेवलप होती है ना, हमें एक्वायर करनी पड़ती है, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे. उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से हमें इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है. Anamnestic response is elicited on subsequent encounter with same pathogen. आपको मालूम है रेस्पॉन्स के 2 टाइप होते हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो पहला होता है उसको प्राइमरी बोलेंगे, सेकेंडरी जो होता है उसको हम अनमनेस्टिक बोलते हैं, ठीक है. सो सेम पैथोजन यदि डबल एनकाउंटर करेगा बॉडी के साथ, सो ये इम्यूनिटी डेवलप होती है. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अनमनेस्टिक रेस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. ये भी करेक्ट है, पहले की मेमोरी हेल्प करेगी अनमनेस्टिक डेवलप करने के लिए.
थर्ड वाला स्टेटमेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, ये करेक्ट है, यहाँ तक तो करेक्ट है, नो टेंशन, ठीक है। बट डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये बर्थ से नहीं होती, ये हमें एक्वायर करनी पड़ेगी। बर्थ से जो भी हमें मिलती है उसका नाम है इनेट, ठीक है ना। सो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। सो आंसर विल बी थर्ड करेक्ट। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर पैथोजन फर्स्ट टाइम, जब हमारी बॉडी पैथोजन के साथ फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करती है तब उसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलेंगे, वो थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये थोड़ा सा बायोटेक और इधर का हार्मोनल वाला कनेक्शन मिक्स वाला क्वेश्चन है, सर्कुलेशन का भी इसके अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग बताना है। सो ग्लाइकोजन ये हमारे बॉडी का रिजर्व फूड है, मालूम है होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में होता है, लीवर मसल्स वगैरह। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ग्लाइकोजन का मैच होगा स्टोरेज फूड के साथ। सो ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। 3 नंबर पे देखो 1 का 4 है, सो यहाँ पे 2 है, सो आंसर फर्स्ट या थर्ड आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन, ये हमारे ब्लड के अंदर का प्रोटीन है, उससे हमारी एंटीबॉडी, आपने देखा होगा कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन यानी कि एंटीबॉडी होती है। सो इसका मैच करना है हमें एंटीबॉडी के साथ, सो बी का आ जाएगा थर्ड। सो ये वाली कंडीशन हमें दोनों में से यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। सो यहाँ पे सेकंड, सो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेरॉइड आपको मालूम है, एल्डोस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन, ये जो हार्मोन्स है, दीज आर द स्टेरॉइड्स होते हैं। सो हार्मोन के बाद इसको मैच करो, और थ्रोम्बिन है हमारे ब्लड के अंदर होता है, वो बायोकैटलिस्ट है, ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रोसेस कैटलाइज करेगा। सो करेक्ट वन इज द थर्ड करेक्ट। उसके बाद दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से इस साल 5 क्वेश्चन आए थे बच्चों, उसमें से ये वाला मैच द फॉलोइंग। डायफ्राम आपको मालूम होगा, उसको हम फीमेल कंडोम बोलेंगे, फीमेल कंडोम, वो सर्वेक्स को कवर करने का काम करेगा। सो इसका मैच हमें फोर्थ के साथ होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पील जो होते हैं ना, ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करने का काम करेगा, सो इसका मैच होगा फर्स्ट के साथ। यूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं ये फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करेंगे, स्पर्म की मोर्टेलिटी डाउन करेगा, सो दैट विल बी सेकंड, दैट विल मैच विद सेकंड। एंड लैक्टेशनल एमनोरिया ये जो होता है, इसमें क्या होगा, जब मेनिस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, यदि हम क्या बोलते हैं उसको, दूध पिला रहे बच्चों को, सो मेनिस्ट्रुअल साइकिल मिस होती है या एब्सेंट होती है, सो ये वाला इसके साथ मैच हो जाएगा। सो ये वाली कंडीशन हमें दिखेगी फर्स्ट के अंदर, सो आंसर विल बी फर्स्ट करेक्ट, ओके। अब उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो गए, बहुत टीचर भी कंफ्यूज हो गए, सो ये मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँगा। सो यहाँ पे एक बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेनेटिक्स। यहाँ पे हमें इकोलाई से दी गई, इकोलाई का नंबर हमारे पास 10 है, इकोलाई की संख्या कितनी है हमारे पास, इकोलाई 10 है गाइस, ठीक है ना। आपको मालूम होगा इकोलाई सेल 20 मिनट में डबल हो जाते, कितने मिनट में डबल हो गए, कम ऑन 20। मानो एक इकोलाई सेल है, ठीक है, ओके, एक इकोलाई सेल क्या क्या दिया देखो, 10 इकोलाई सेल विथ N15 है, उसके साथ जो डीएनए होगा उसके अंदर N15 वाली कंडीशन होगी। इनक्यूबेटेड इन द मीडियम कंटेनिंग N14 न्यूक्लियोटाइड, उसको हमने मीडियम में डाल दिया, मीडियम के अंदर N14 है, 15 नॉट। आफ्टर 60 मिनट हाउ मेनी इकोलाई विल बी फ्री फ्रॉम द N14, हमें इसके अंदर N15 सॉरी। अब हमें इसके अंदर ये पूछा गया है कि 60 मिनट के बाद कितने सेल बन रहे हैं, और उसके अंदर ऐसे कितने सेल है जिसके अंदर ओनली दोनों डीएनए के जो दोनों स्टैंड है उसके अंदर 14। मेसलसन एंड स्टाल वाला एक्सपेरिमेंट, या वो टेलर वाला, क्या वो फाबाबिन वाला आपने देखा होगा उधर। सो उसके अंदर हमें ये पूछा गया है, तो पहले हम सेल देखेंगे। मानो एक सेल है, एक सेल से कितने हो जाएंगे देखो, एक सेल से बनेंगे 2, ठीक है, 20 मिनट के अंदर 2 से बनेंगे 4, 4 से बनेंगे 8। सो एक सेल के अंदर, एक सेल से कितने बन रहे हैं हमारे पास, 60 मिनट के अंदर 8 सेल, हमारे पास 10 है। सो हमारे पास कितने सेल बनेंगे, 80 सेल। सो कौन से क्वेश्चन, आई मीन टोटल सेल आर 80, मगर हमें 80 सेल पूरे नहीं पूछे गए, उसके अंदर ऐसे सेल पूछे गए कि जिसके डीएनए के अंदर जो दोनों स्टैंड है उसके अंदर हमें क्या होना चाहिए, कम ऑन N14 ही पूछा गया है, ठीक है। सो मानो ये हमारा पहला डीएनए, ठीक है, सो एक डीएनए हो गया, इसके अंदर दोनों भी स्टैंड, आपको मालूम होगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड का रेप्लिकेशन होता है। सो ये जो दोनों स्टैंड है, दोनों स्टैंड के अंदर 15 वाला मीडियम है। अब ये डिवाइड हो गए एक के बाद, 20 मिनट के बाद इसका डिवीजन हो गया। अब ये जो 2 स्टैंड है, 2 स्टैंड से क्या होगा, 20 मिनट के बाद जो डीएनए आ जाएगा दैट विल बी हाइब्रिड डीएनए। कौन सा होगा, कम ऑन, हाइब्रिड होगा, ठीक है ना। मानो ये वाली कंडीशन है, सो यहाँ पे ये डीएनए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टैंड एक नया डीएनए बनाएगी, ठीक है, इसके अंदर वाला मीडियम हमने 14 दिया है, सो आंसर यहाँ पे मीडियम आ जाएगा 14, ठीक है। सो एक डीएनए हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड बन गया, कौन सा, ये बन गया 15 एंड 14 वाला, ओके।
अब यहाँ पे भी 15 वाली कंडीशन है, उसके अंदर एक नई स्टैंड बनेगी, उसके अंदर मीडियम 14 है, सो यहाँ पे भी और एक डीएनए बनेगा, उसके अंदर एक स्टैंड होगी 15, सेकंड होगी 14, ठीक है, ओके। सो उसके बाद ये 20 मिनट में तो हमें एक भी सेल फ्री फ्रॉम 15 नहीं मिली है, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन हमें 40 मिनट में क्या देगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल सेल कितने थे, 80 सेल्स, ओके गाइस। 20 मिनट तो चले गए, 20 मिनट के बाद अब हमारे पास हाइब्रिड वाली कंडीशन है, एक का देखेंगे हम पहले। सो ये वाला हाइब्रिड डीएनए हमारे पास, ये वाला हाइब्रिड डीएनए, दो डीएनए मिले थे हमें, ठीक है। सो इसके अंदर क्या था, कम ऑन गाइस, 15, ये वाली 14, ये वाली 14, ये वाली 15। अब क्या होगा, अब 40 मिनट के बाद ये 20 में ये रिजल्ट आया था हमारे पास, 40 में अब क्या होगा, सो इसके अंदर और एक नई स्टैंड बनेगी, इसके अंदर और एक नई स्टैंड बनेगी, इसके अंदर और एक नई बनेगी, इसके अंदर और एक नई बनेगी, ओके ना। चलो मुझे बताओ ये कौन सा बन गया, ये मैं आई विल राइट लाइक दिस। सो ये 15 आ गया, ये 14 आ गया, ये भी हाइब्रिड बना। अब यहाँ पे ये लोअर वाला देखो, यहाँ पे भी एक डीएनए बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, कमान, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 14। सो मुझे बताओ अभी ये दो डीएनए से हमारे पास 4 डीएनए बनने वाले, कितने बनने वाले, कमान 4। सो 4 में से 4 सेल बन जाएंगे समझो। सो 4 में से ये लास्ट के जो 2 है ना, वो तो हाइब्रिड बन रहे हैं। अब ये वाली जो 14 है ना, ये 14 के ऊपर नई 14 आ जाएगी। सो यहाँ पे जो भी मिलेगा उसके अंदर 14, उसके अंदर 14 आ जाएगा। और ये भी क्या करेगा, कमान, यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या होगा, 14 आएगा। सो फ्री फ्रॉम 15 कितने आ गए हमारे पास, 2 सेल आ गए, कितने आ गए, कमान, 2 आ गए ना, ठीक है। अब ये हो गया 40 मिनट तक, ठीक है, 40 मिनट तक। चलो 20 मिनट में क्या था, 20 मिनट के अंदर हमें हाइब्रिड कंडीशन मिली थी। आप 40 मिनट के बाद हमारे पास कितने सेल बन रहे, 4 सेल बन रहे हैं, एक का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं हम पहले। सो 4 सेल में 2 सेल क्या होगी, हाइब्रिड होगी, 2 सेल प्योर होगी, ठीक है। आप चलो अब हम क्या करेंगे, इसको और मल्टीप्लाई करेंगे। आप मानो ये वाली कंडीशन हमारे पास फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, this is 15, 14, this one is 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 14 and this one is 15, ओके ना। आप क्या होगा, इसको अलग करो, ठीक है। इसके बाद ये मानो ये ऐसी कंडीशन है, सो इसके अंदर और एक स्ट्रक्चर बन गया डीएनए का, डबल स्टैंड। ये तो 15 वाली है, ये 14 बन गई, इसको हमें सेपरेट करना है, ये सेपरेट हो गया, इसके अंदर नई वाली स्टैंड, इसके अंदर नई वाली स्टैंड। सो ये आ जाएगा 15 वाला पहला, ये आ जाएगा 14 वाला पहला, ओके। मुझे देखो यहाँ पे जो 8 है ना, 8 में से लास्ट वाले 2 जो बन रहे हैं ना, ये अगेन हाइब्रिड ही बन रहे हैं, ठीक है, ओके। व्हाट आई एम टेलिंग, समझ में आ रहा है आपको। जो 8 सेल बन रहे हैं, पहले 20 मिनट में 1 से 2 बन गए, उसके बाद 2 से 4 और 4 से 8 बन रहे हैं। सो मुझे बताओ 40 मिनट तक क्या कंडीशन थी हमारे पास, 40 मिनट तक ये कंडीशन थी कि 2 प्योर बन गए हमारे पास 14 वाले, और 2 हमारे पास हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड को हम सेपरेट कर रहे हैं। सो ये वाली स्टैंड हमारे पास 15 वाली है, 15 के ऊपर नई 14 बन गई, सो अगेन एक सेल बन गई हाइब्रिड। यहाँ पे देखो ये 15 वाली है, 15 के बाद और एक 14 आ जाएगी, अगेन ये बन गई हाइब्रिड। आप मुझे बताओ ये जो है ना, ये क्या करेगी, 14 बनाएगी। सो यहाँ पे मुझे बताओ ये वाला कंटेन 14, 14 आ गया। अब यहाँ पे दोनों में 14 है, सो यहाँ पे क्या होगा, ये 14 आ जाएगा, ये भी 14 आ जाएगा। सो दिस ये है ना, सो ये वाला इससे और एक बनेगा, इससे और एक बनेगा, ठीक है। सो ये जो कंडीशन है आई विल राइट हियर, ये 14 आ जाएगा, ये भी 14 आ गया, उसके बाद ये 14 आ गया, ये भी 14 आ गया। सो यहाँ पे भी देखो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन से 2 सेल बनने वाले, और ये जो 2 सेल है, लिसन हियर 14 एंड 14। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक सेल, ठीक है, ये वाली। सो ये जो आउट ऑफ 8 सेल है ना, 8 सेल से हमारे पास कितने बन रहे हैं, 8 सेल से हमारे पास 6 सेल ऐसे बन रहे हैं कि जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर 14 वाली कंडीशन होगी, ओके। सो इसके अंदर आंसर आ जाएगा गाइस, दैट विल बी द सेकंड आंसर। व्हाट इज सेकंड, ओके। आई विल रिपीट दिस कंडीशन वंस अगेन। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, सो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर व्हाट इज, पहला वाला स्ट्रक्चर 15 था, बराबर है ना। सो उसके बाद 20 मिनट में क्या हो गया, यहाँ पे हाइब्रिड कंडीशन आ गई, 1 के 2 बन गए। हाइब्रिड में मुझे बताओ ये क्या था, ये 15, ये 14, ये 15, ये 14। आप मुझे बताओ इससे क्या होगा, 2 सेल के बनेंगे हमारे पास 4 सेल, कितने बनेंगे, 4, इससे बनेंगे 2, इससे बनेंगे 2, ये लास्ट वाले हाइब्रिड आ जाएगी, ये 2 वाले हमारे पास प्योर आ गए, ठीक है।
अब इससे 2 बनेंगे, इससे अगेन 2 बनेंगे, सो ये 4 तो हमारे पास प्योर आ गए 14 वाले। अब ये जो हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड 2 बनाएगी, हाइब्रिड के बाद एक अगेन हाइब्रिड बनेगा, ये एक अगेन प्योर बनेगा। अब ये जो हाइब्रिड है इसके बाद एक प्योर आ जाएगा, एक हाइब्रिड आ जाएगा। मुझे बताओ फिर प्योर कितने हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये जो 6 सेल है, ये 6 सेल फ्री फ्रॉम 15 आ जाएंगे। क्या होगा, फ्री फ्रॉम 15। सो आंसर विल बी, मुझे बताओ 1 से 6 आ रहे हैं, सो हमारे पास 10 है ना, सो 10 से कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। सो आंसर विल बी सेकंड करेक्ट। ओके, उसके बाद दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम जेनेटिक्स गाइज, ये भी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो जेनेटिक्स का क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मालूम होगा कि हमें जो जीन है ना उसकी हमें स्केल के ऊपर उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए वाली है। ऐसे जीन है हमारे पास ए एंड सी, जिसके अंदर का जो डिस्टेंस है 5% है। बी एंड सी के बाद जो भी डिस्टेंस होगा दैट विल बी 15, बी डी का 9 है। ये जो कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर, ए बी का 20 है गाइस, उसके बाद सी एंड डी का 24 है, और उसके बाद ए एंड डी का 29 है। सो ऐसे कंडीशन में हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसके अंदर होता है। ठीक है, सो आपको मालूम होगा ए एंड डी जो है ना इसके अंदर कितना है, कम ऑन, ए एंड डी के अंदर 29% का डिस्टेंस है। सो यहाँ पे ए मैं लिखूंगा, ए वाला जीन, दिस इज द डी वाला जीन, इसके अंदर का ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा 29%। अब उसके बाद हमें ये देखना है, चलो ए एंड सी का डिस्टेंस 5% है, कितना, सो मुझे ए से यहाँ पे 5%, यहाँ पे मैं सी लिखूंगा। ठीक है, सो इसका डिस्टेंस कितना होगा, कम ऑन 5% होगा। ओके, अब मुझे क्या देखना है, कम ऑन, उसके बाद बी एंड सी का जो डिस्टेंस है, बी एंड सी का डिस्टेंस 15 है गाइस। ठीक है ना, कितना है बी एंड सी का, हमें यहाँ पे बी किसके भी साथ यहाँ पे मैच नहीं होता है, सो हमें उसको थोड़ा बाद में देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो बी एंड डी का डिस्टेंस 9% आपको मालूम है, सो डी यहाँ पे है, सो डी यहाँ पे हो जाने की वजह से, सो इससे हमें थोड़ा सा इधर आके यहाँ पे जो 9% वाली कंडीशन होगी, यहाँ पे हमने बोला है कि बी वाला जीन है। ठीक है, अब मुझे बताओ यदि हमारे पास बी एंड डी की कंडीशन यहाँ पे 9% दिए गए हैं, ठीक है, सो यहाँ पे बी एंड सी कितना आ जाएगा, यदि ये जो सी है ना, आप देखो ए एंड डी के अंदर कितना होगा, ये क्या है, ए एंड डी का 29 है, उसके बाद 9 माइनस हो गए यहाँ पे, सो बी वाली कंडीशन यहाँ पे 20 के आसपास है। ठीक है, ओके, 20% के आसपास, ए एंड सी 5% माइनस हो गए, सो यहाँ पे बी एंड सी ऑलरेडी 15 आ गया। कितना आ गया, कमन, बी एंड सी 15 पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद कौन बाकी है यहाँ पे, वंस अगेन कम ऑन, सी एंड डी जो है ना, सी एंड डी जो है वो है 24%, ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 5 माइनस करो 25 से, सो रिमेनिंग विल बी 24, सो ये वाली कंडीशन, सो ये हमारी स्केल बन जाएगी। स्केल के ऊपर जीन की लोकेशन क्या होगी, पहले आ जाएगा ये, बाद में आ जाएगा सी, बाद में आ जाएगा बी, बाद में आ जाएगा डी। सो दिस इज द स्केल फॉर जीन, और ये कंडीशन हमें लीनियर क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ पे दिखेगी, द आंसर विल बी थर्ड करेक्ट। व्हाट इज ए सी बी डी, व्हाट इज ए सी बी डी, ये इसका आंसर होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पोल्यूशन, कम ऑन। ओके, तो बच्चों आप लोगों को सर ने 2 क्वेश्चंस कराए, बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले थे, है ना, सबके बस का नहीं है, हम भी कह सकते हैं हमारे पास का नहीं है ना। तो ये एक क्वेश्चन था जो सर ने आपको कराया, दैट वाज फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर भी, है ना। और एक और क्वेश्चन उससे पहले करवाया सर ने आपको N14 N15 मीडियम, दैट वाज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया बेटा इसके बाद, दैट इज फ्रॉम एनवायरमेंटल इश्यूज, है ना, लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है। देखो पहला वर्ड ही तुम्हें विपत्ति ला सकता है, दिक्कत डाल सकता है। देखो क्या लिखा है, स्क्रबर के अंदर, इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर्स टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल्स। पहली बात दोस्तों, जो स्क्रबर होता है ना उसके अंदर डिस्चार्ज कोरोना क्रिएट नहीं होता, तो स्क्रबर होता है वो सिर्फ SO2 को रिमूव करता है। ठीक है जी, तो यहां पे पहला ही स्टेटमेंट गलत, यहां पे स्क्रबर की जगह अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता तो ये सही हो जाता। दूसरा स्टेटमेंट देखो, पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 माइक्रोन साइज दिया है, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है ऐसा, एनसीईआरटी में ये जरूर लिखा है कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उसको स्क्रबर रिमूव नहीं कर सकता, बट ये कहीं नहीं लिखा है दोस्त कि भाई उसको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हमारे पास सही है। पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत, दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन।
हाँ, अब आया हमारा मन पसंदीदा क्वेश्चन, राइट? दैट इज अगेन फ्रॉम बायोटेक. तुम लोग एनालाइज कर रहे होंगे इस बार बायोटेक, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इसके पीछे पड़ गए एनटीए वाले. इसका रीजन भी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कोर पोर्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं. अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे ना हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है. किसके बारे में बताना है बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट. किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ह्यूमुलिन की बात कर रहा है और कुछ नहीं है. थोड़ा सा याद भी होगा तुम लोगों को कि भाई जो ये ह्यूमुलिन होती है इसके अंदर 3 पेप्टाइड होते हैं, ए, बी एंड सी. लेकिन जो सी पेप्टाइड होता है वो सिर्फ प्रो इंसुलिन के अंदर होता है, और जब ये इसकी पूरी मैच्योरेशन हो जाती है तो सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है और ए एंड बी पेप्टाइड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं, है ना? और इसको किसके थ्रू बनाया जाता है? इकोलाई के अंदर ट्रांसफर करके, प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए डाल के, है ना? अब देखो यहां लिखा है प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड. अब एक चीज याद रखना, यहां करेक्ट तो पूछा है लेकिन साथ में क्वेश्चन के अंदर यह लिखा है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आप लोगों को बताना है. मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड. गलत नहीं है, सही है. ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ, यहां बेटा इसको क्यों गलत किया मैंने, इसको क्यों टिक नहीं किया? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर ए आंसर भी तो होना चाहिए. अरे भाई प्रो हार्मोन है तो नॉर्मल है, वो कहां जेनेटिकली इंजीनियर्ड है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड तो तब होगा जब ई कोलाई के अंदर डालेंगे उसको, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कराएंगे बैक्टीरिया के साथ, जैसे सर ने बताया 20 मिनट्स में मल्टीप्लाई करेगा, वैसे बहुत बार मल्टीप्लाई कराएंगे, तब एक लंबा सा स्ट्रेच ऑफ ए एंड बी पेप्टाइड बनेगा जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ेंगे. सेकंड स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है. देखो ए एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ द इंसुलिन आर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली इन डिफरेंट इकोलाई. 2 चेन्स है बच्चों, एक ए पेप्टाइड एक बी पेप्टाइड. ए पेप्टाइड को किसके अंदर बनाया? एक ई कोलाई में. बी पेप्टाइड किसमें बनाया? दूसरे ई कोलाई के अंदर. उसको बाद में सेपरेट किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया एंड अल्टीमेटली बच्चों उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ उसको जोड़ दिया गया, तभी तो एक मैच्योर इंसुलिन बना जिसको मार्केट में ह्यूमुलिन के नाम से जानते हैं. बी सही है, ए सही है, बट किसके अकॉर्डिंग सही नहीं है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है. जेनेटिकल इंजीनियर्ड पूछा है, नॉर्मल इंसुलिन नहीं पूछा है. थर्ड देखो, ऐसा बेवकूफ बनाते हैं एनटीए वाले और मैक्सिमम बच्चे बन गए होंगे लेकिन जो हमारे से पढ़े हैं वो नहीं बने होंगे. ध्यान से सुनना, लिखा है इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग द डायबिटीज और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स. भाई पिग्स से तो होती थी, कैटल से एक्सट्रैक्ट कभी नहीं की गई है आज तक, ठीक है? पिग्स के साथ की जाती थी, पिग्स के पैनक्रियास से इसको निकाल लिया जाता था, बट देखा गया था, याद होगा मैंने थ्योरी में कहानी बना के बताई थी कि जो पिग्स होते हैं इनकी जब निकाली गई इंसुलिन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया था तो कुछ ह्यूमन बींग्स के अंदर इसने एलर्जी कॉज की थी, ठीक है, जिसके सीवियर केसेस के अंदर ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो गई थी, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट. प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन. देखो स्टेटमेंट तो ये भी सही है, ठीक है, इसको प्रोसेस भी करना पड़ता है लेकिन उसको प्रोसेस नॉर्मल किसी इंस्ट्रूमेंट के थोड़ी ना करते हैं, नॉर्मल ई कोलाई में करते हैं. तो यहां पे जो एक ही एग्जैक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट बोला है बेटा क्वेश्चन में, याद रखो ऐसे क्वेश्चन बार बार पजल करते हैं, करेक्ट भी बोला, मोस्ट एप्रोप्रिएट भी बोला. एग्जैक्ट आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन, दैट इज ओनली दिस, बी ऑप्शन. और एक और भी है, बाकी तो सोचेंगे नहीं, सामने दिख रहा है, फिर भी पढ़ेंगे. सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन. फॉरेन इंसुलिन से एलर्जिक रिएक्शंस होते थे, कैटल्स एंड पिग्स के अकॉर्डिंग होते थे, बट वो नॉर्मल इंसुलिन से होते थे जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड नहीं थी. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को तो आज भी हम लोग यूज करते हैं बेटा, ठीक है? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही आ रहा है, बी ऑप्शन ओनली, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. आइए सर, ओके, अब यहां पे चलो मैं ही करता हूं तुम्हारे साथ डील इस क्वेश्चन को. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? देखो ट्रू बोला गया, जो ट्रू है पहले उसको हटा दो. स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगी. एनालॉगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ना, होमोलॉगी डाइवर्जेंट, अलग अलग एंसेस्टर्स हैं. सिंपल सी बात है यार, स्वीट पोटैटो रूट की मॉडिफिकेशन है और पोटैटो स्टेम की मॉडिफिकेशन है. चलो भाई निकल गया, गलत है, मतलब वैसे सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री. अभी तो बोला एंसेस्टर सेम, बोले तो डाइवर्जेंट, डाइवर्ज होना, एक पेरेंट से बहुत सारी अगली जनरेशन बनना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी सही है. फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द पेयर ऑफ नॉट होमोलोगस ऑर्गन, दे आर द एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन. सी ऑप्शन राइट है. फिर भी फोर्थ देखते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. क्वेश्चन में तो इनकरेक्ट बोला है, ये तो करेक्ट हो गया. थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर.
फिर से आया बायोटेक, छोड़ेंगे नहीं एनटीए वाले बायोटेक को, है ना। हमें सीखने के लिए मिल गया कि भाई जब भी पेपर के लिए तैयारी करनी है बायोटेक को छोड़ना नहीं अब गलती से। Which of the following is not a desirable feature of cloning vector? कुछ मैंने फीचर बोले थे, हर एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, मिनिमम 10 किलोबाइट्स के साइज को डीएनए को इनकॉर्पोरेट करने वाला होना चाहिए, मिनिमम उसके अंदर 2 सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स प्रेजेंट होने चाहिए, राइट है, वो इजीली किसी भी कल्चर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है, उसका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, ऐसा बैक्टीरिया का क्लोनिंग वेक्टर लेना है, बोले तो प्लाज्मिड लेना है जो बहुत ज्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करे ताकि जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट मिल जाए। इतना भी जरूर बोला था मैंने कि हर एक के अंदर मैक्सिमम 1 रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, जितनी कम रेस्ट्रिक्शन साइट क्लोनिंग उतनी ज्यादा इजीली पॉसिबल, जितनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट उतने सारे, जब ये प्लाज्मिड एग्जांपल लेते हैं, प्लाज्मिड अगर टूटेगा तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बना देगा, अगर छोटे छोटे टुकड़े बना दिए तो उसको जोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो उसको बाद में फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट करने में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन में बोला है क्लोनिंग वेक्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि इनकरेक्ट है। देखो, presence of marker gene, yes, tetracycline ampicillin was the marker gene, they were the selective markers. Second, presence of single restriction site, अभी बोला एक होनी चाहिए। Third, presence of 2 or more, क्यों भाई 2 या 2 से ज्यादा क्यों जब एक से काम बन रहा है इजीली। थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो पहला ही करेक्टर है बेटा, ORI नहीं होगा तो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड कैसे होगा, ROP नहीं हो पाएगा। चलिए 196 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए बेटा, अब आएंगे हम लोग फिर से जूलॉजी में, आइए सर। So this is the question from hello. This is the question from tissue system guys. Animal tissue वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। So उसको मैच करना है, आपको मालूम है ब्राउनकाइवल जो होते हैं ना उसके अंदर सिलिएटेड इपिथेलियम आ जाएगा। गोबलेट सेल हमने देखा था कि क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल का एक कन्वर्शन होता है उसके अंदर, और सिक्रेशन के लिए ये सेल बनते हैं। सो इसका मैच होगा ग्लैंडुलर के साथ। टेंडन जो है हमारे बॉडी के अंदर ये डेंस रेगुलर के अंदर आ जाएगा, और एडिपोस टिश्यू का काम होता है स्टोरेज करना, मगर यहाँ पे ऑप्शन में ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगी, ठीक है ना। सो ये वाली जो मैच है वंस अगेन फर्स्ट का मैच हो जाएगा सिलिएटेड के साथ, सेकंड का मैच हो जाएगा ग्लैंडुलर के साथ, थर्ड का होगा फर्स्ट के साथ, और लास्ट का होगा सेकंड के साथ। ऐसा ऑप्शन हमें लास्ट में दिखेगा, सो आंसर विल बी लास्ट करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आयुष सर। ओके, अगला वाला क्वेश्चन बेटा फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना। देखो, करेक्ट स्टेटमेंट को बोला है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 90% जनता, 90% टीचर्स का भी ये गलत होगा, क्योंकि एक वर्ड ने यहां पे दुनिया हिला दी। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। सभी ने, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर ए ऑप्शन किया होगा, दैट बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऐसा एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा, ये जरूर लिखा है दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड द मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन द मोनेरा, किंगडम मोनेरा, है ना। एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक नहीं होते, अगर हेटेरोट्रॉपिक होते तो थोड़ा सा सोचो यार, कीमो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटोलिथोट्रॉपिक, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, वो कैसे खाएंगे, वही नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, अजोटोबैक्टर, है ना, रोडोस्पाइरिलम, फ्रैंकिया, बीजरनिकिया, क्लेब्सिएला, फिर तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कहां से आए, वो रेयर थोड़ी ना है यार, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ओ मेरे भाई, किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंदर ट्रू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड द सेकंड वन वाज आर्की बैक्टीरिया। स्लाइम मोल्ड बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। सेकंड में गलत। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिया जैसे ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम भी होते हैं, 70 होते हैं, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। ये देखो, ये क्वेश्चन ना पहले वाले क्वेश्चन से लिंक करके आया, कोई समझदार इंसान होगा ना तो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा चीटिंग करके, हमने चीटिंग नहीं की, चीटिंग करने का मौका दिया था एनटीए वालों ने। सेल वॉल लिखा है, पहले भी क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट बेस्ड में, तो यहां पे सेल वॉल नहीं होती। फोर्थ, साइनोबैक्टीरिया of autotrophic organism, yes, they contains chlorophyll A, they are totally photosynthetic in nature just because they contain the vegetative cells. These vegetative cells can be converted into heterocyst, and heterocyst can also be converted into vegetative. That will depend upon the presence or absence of oxygen and nitrogenase ability. अब देखो, फोर्थ स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है, और ये लास्ट में तुम्हें कंफ्यूजन ना लिख भी दिया, अंडर किंगडम मोनेरा। चलिए जी, अब सर के साथ डील करेंगे, आइए सर।
चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन गाइस, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। आपने पीटीएच देखा था, याद आ रहा कुछ? पैराथायरॉयड हार्मोन ये किसके साथ अपोजिट होता है? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का काम है कि ब्लड का कैल्शियम लेवल डाउन करना, और पीटीएच का काम है ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना। उसके संबंधित कुछ फंक्शन होते हैं। सो यहाँ पे हमें विच इज नॉट पूछा है कि पीटीएच का किसी के साथ रोल नहीं होता है। सो पहला वाला यहाँ पे स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन। बोन रिसॉर्प्शन यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ बोन। आपने बोन के अंदर दो टाइप के सेल देखे थे, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, याद आ रहा कुछ? So, ये जो क्लास्ट वाले सेल है ना, ये क्या करेगा? बोन मास को ब्रेक करेगा और कैल्शियम रिलीज करेगा। सो इससे ब्लड का कैल्शियम बढ़ेगा। सो यहाँ पे इसका रोल होता है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड, ये गलत है। ये क्या करता है? पीटीएच क्या करेगा? कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करने का काम करता है, मगर यहाँ पे डिक्रीज दिया। सो ये गलत है, ये इसके साथ लिंक होगा। सेकंड, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बोन बाय रीनल ट्यूब्यूल, ये क्या करेगा? यूरिन में से जो भी कैल्शियम जा रहा है उसको रीअब्सॉर्प्शन करने का काम करेगा, ये भी बराबर है। डिक्रीज द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। आपको मालूम है पीटीएच का काम है ब्लड का ग्लूकोज लेवल, सॉरी कैल्शियम लेवल बढ़ाना, ठीक है? सो उसके लिए ये क्या करेगा? हमने जो फूड लिया है ना उसके अंदर का कैल्शियम एब्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, मगर यहाँ पे दिया गया है डिक्रीज। सो ये भी आ जाएगा, उसके साथ लिंक होगा। और इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इससे भी कोई उसका रिलेशन नहीं होता है। सो इसके साथ रिलेशन नहीं है, इसके भी साथ नहीं है, इसके साथ है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ है। सो आंसर विल बी क्या आएगा फिर? सेकंड, उसके साथ, उसके बाद लास्ट है, उसके बाद ये ई वाला ऑप्शन। ये जो तीन ऑप्शन है ये हमें दिखेंगे फर्स्ट के अंदर। सो आंसर विल बी फर्स्ट करेक्ट। लास्ट का क्वेश्चन और एक जेनेटिक्स है गाइस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हमें ये थोड़ा सा 1-2 मिनट में हम सॉल्व करेंगे। सो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इफ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज मैन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड, यदि मदर कलर ब्लाइंड है तो ये डिसीज बेबी में आता है। आपको मालूम है क्रिस क्रॉस वाला इनहेरिटेंस, फादर में है तो डॉटर में जाएगा, और डॉटर में है तो उसके सन में जाएगा ना। सो मदर कलर ब्लाइंड है तो बेबी भी क्या, सन क्या होगा? कलर ब्लाइंड। और यहाँ पे ऑलरेडी कलर ब्लाइंड फीमेल है, सो यू कैन राइट इट, जस्ट इमेजिन दिस इज द फीमेल विच इज कलर ब्लाइंड। मानो यहाँ पे ये स्मॉल सी से हम कलर ब्लाइंड वाली कंडीशन दिखाएंगे, और उसके बाद ये मेल है हमारे पास, मेल भी हमारा कलर ब्लाइंड है। क्यों? क्योंकि उसकी मदर कलर ब्लाइंड है ना। मानो ये मदर का कलर ब्लाइंड है, सो मदर से क्या होगा फिर? मदर से एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, पापा से तो वाई आता है, ये सन बन गया, मगर ये सन के अंदर ये जीन आ गए। सो सन भी क्या हो गया? कमॉन, कलर ब्लाइंड। सो हमें इनकी शादी करनी है, ठीक है? ओके। सो शादी के बाद क्या होगा? कमॉन, इसके बाद जो बच्चे हो गए, सो बच्चों के अंदर ये गैमेट हम देखेंगे, ये एक स्मॉल सी वाला गैमेट कंडीशन, ये भी सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे देखो एक स्मॉल सी वाली कंडीशन, यहाँ पे वाई वाली कंडीशन। मानो इसका क्रॉस इसके साथ होता है, सो दैट विल बी एक्स स्मॉल सी। जो डॉटर होगी दैट विल बी कलर ब्लाइंड होगी। अब इसका हम इसके साथ क्रॉस करके देखेंगे, एक्स स्मॉल सी वाई, जो सन होगा वो भी कलर ब्लाइंड होगा। अब इसको इसके साथ हमें क्रॉस करना है, एक्स स्मॉल सी अगेन डॉटर कलर ब्लाइंड होगी। और उसके बाद ये जो लास्ट पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर जो सन होगा वो भी कलर ब्लाइंड होगा। सो बच्चे जो होंगे, ऑल बच्चे विल बी कलर ब्लाइंड। सो आंसर विल बी 100%। ओके, सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट नीट। आशा करता हूँ आपका रिजल्ट खूब बहुत अच्छा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके बच्चों, तो ये था टोटल रिव्यू, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हमारे साथ, वो आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ आ गए होंगे। स्टिल अगर कोई भी 1-2% डाउट रहता है, देन यू कैन डायरेक्टली कॉल अस और यू कैन व्हाट्सएप अस। ओके देन, स्टे ब्लेस्ड।